नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनके व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। मूलतः पीआर गुरु के नाम से आप देश दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। ये थिएटर से जुड़े रहे, ये डायरेक्शन से जुड़े रहे, बैंकिंग सेवाओं से जुड़े रहे, ब्लॉग लिख रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे बहुत सारे इफेक्टिव समूह का संचालन कर रहे हैं, एफबी लाइव में बहुत सारे लोगों को जोड़ा है। न जाने कितनी तरह के कार्यों में आप निरंतर अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं। और ये शख्सियत हैं डॉक्टर सुरेश गौड़। सुरेश जी, बहुत बहुत नमस्कार और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम आपसे जी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो तो आपके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो सब लोग जानते हैं, लेकिन हम बात करेंगे आपके जीवन के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर जिनकी जानकारी बहुत ज्यादा आपके मित्रों को नहीं होगी। और शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। तो जैसा हम हमारे जिन भी मित्रों को, अतिथियों को बुलाते हैं, तो उनसे पहला सवाल हमारा यही होता है कि आज जीवन के जब आप 5, 6, 7 दशक पूरे करने जा रहे हैं, तब अपने बचपन की ओर लौटते हैं, तब उस बचपन को आज आप कैसे याद करेंगे? मुझे आज भी अपना बचपन बहुत अच्छा लगता है जी। और मैं हमेशा, मेरे अंदर एक बच्चा हमेशा जीवित रहता है। मैंने उस बचपन को मरने नहीं दिया, उस बच्चे को मरने नहीं दिया। लोग कई बार क्या भी देते हैं, गौर साहब आप तो बच्चे जैसी बात करते हैं, तो मैंने कहा मैं बच्चा ही तो हूँ, आप मुझे बच्चा ही समझिए। क्योंकि जो बच्चा होता है उसको सीखने की तमन्ना होती है जी। अगर मैं कहूँ कि मैं सीख गया तो मैं बड़ा बन गया। तो मैं हमेशा सीखने की कोशिश में रहता हूँ। तो मेरा बचपन बहुत ही सुंदर रहा और वो दिल्ली की लुटियंस दिल्ली में बीता और वहीं मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ और आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ के, जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है पंडारा रोड का, और पंडारा रोड में मेरा बचपन बीता। मेरे कॉलेज, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज वहीं बीता। और मैंने जिंदगी को सुरेश जी, मैं जानना चाहूंगा आपके पेरेंट्स के बारे में। जो आपके माता पिता थे वो किस क्षेत्र में काम करते थे और उनका प्रभाव किस तरह से आपके बचपन और किशोर अवस्था में पड़ा? देखिए, मेरी मदर तो गृहिणी थी और जो मेरे फादर थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे और वो अंग्रेजों के ज़माने से ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो ज्वाइन किया था उन्होंने काम करना। और वो भारत के बहुत सारे वाइस रॉयस के साथ उन्होंने काम किया और बाद में वो भारत सरकार में रहे, क्लास 1 गजेट ऑफिसर थे और एक बहुत ही नेक और बहुत ही, क्या कहूँगा उन्हें, डिसिप्लिन्ड इंसान थे वो। तो मेरे डीएनए में जो भी डिसिप्लिन आया है वो उन्हीं से आया है। लेकिन डिसिप्लिन तो पिताजी से आया, लेकिन क्या आप जब किशोर और युवावस्था तक पहुंचे तब भी आपको अपने पिताजी का सानिध्य मिलता रहा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि उस समय के वायसराय के साथ उन्होंने काम किया जी, तो निश्चित रूप से एक पराधीन भारत से स्वतंत्र भारत की ओर जिस तरह से वो बढ़े और वो जो उनकी एक बहुत तरह के अनुभव रहे होंगे, वायसराय किस तरह से काम करते थे, किस तरह से उन्होंने इस देश की जो हमारी पूरी कल्चर है और वो है किस तरह से उसे खत्म किया, बहुत कुछ होगा। तो आजाद भारत में कुछ संस्मरण सुनाए होंगे, कुछ ऐसी याददाश्त रही हो कि जैसा आपने कहा कि आपके पिताजी अनुशासन प्रिय थे और निश्चित रूप से एक ऐसे अनुशासित व्यक्ति के जीवन में राष्ट्र के प्रति भी कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए कि सम्मान और प्रेम की भावना होगी। बिल्कुल। बहुत ही अनुभूतियों के दौर से वो गुजरे, किस तरह का कॉन्ट्रास्ट उन्होंने जिया और फिर किस तरह के संस्कार आपको दिए? देखिए, जो मुझे संस्कार उनसे मिले वो ये मिले कि भाई, एक तो डिसिप्लिन लाइफ जीनी है हमेशा जी, और जो समय को बहुत टाइमिंग के बहुत पाबंद थे वो। मुझे आज भी याद है कि एक डॉक्टर सर श्रीराम हुए हैं, सर श्रीराम ग्रुप का नाम सुना होगा आपने, सर श्रीराम हुए हैं। तो वो मेरे फादर को बहुत पसंद करते थे। ये कॉलेज डेज की बात है, स्कूल डेज की बात है, कॉलेज डेज की। तो एक बार उन्होंने मुझे फादर को मिलने को बुलाया, तो शायद स्कूल या कॉलेज में थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया, तो हमारे फादर वहाँ पे 9 बजे से 10 मिनट पहले पहुँच गए और उनके रूम के बाहर जाके बैठ गए, घर उनका जहाँ था वहाँ पे। तो 9 बजे उन्होंने रूम को खटकाया तो देखा कि मेरे फादर बाहर हैं। तो उन्होंने कहा, यादव अंदर आओ बेटा। बाहर क्यों खड़े? बोले, अंकल आपने 9 बजे का टाइम दिया था, मैं 9 बजे आपको मिलने आ गया। तो एक तो समय का अनुशासन मैंने अपने फादर से सीखा। मेरे फादर सुबह 9 बजे घर से निकल जाते थे और शाम को 6 बजे घर वापस आते थे, उनका टाइम फिक्स था।
और वो हमेशा विश्वास करते थे कि अगर तुम समय की इज्जत करोगे तो समय तुम्हारी इज्जत करेगा। तो समय का पाबंद होना, डिसिप्लिन्ड होना और जो भी काम करना है उसको अंत तक पहुंचाना, ये मेरे फादर से मैंने सीखा। मैं एक बताना चाहूँगा, मेरे फादर एक बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे। वो जी। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़े हुए थे और अगर आपने नाम सुना हो बड़दा वकील एंड शारदा वकील, वकील ब्रदर्स का, वो मेरे फादर के बहुत क्लोज थे। और मतलब आप ये लगाइए, दिल्ली में एक ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी आईफेक्स है, रफ़ी मार्ग पर, आज भी सफ़ेद बिल्डिंग है पार्लियामेंट के सामने, उसके फाउंडर मेंबर्स में से वो थे। आप ये जी। लगा लीजिए, आज अगर वो बिल्डिंग वहां पर है तो उसका श्रेय मेरे फादर को बहुत हद तक जाता है। तो मैंने जी। अपने फादर से विरासत में बहुत कुछ पाया और वही शायद मैं कहता हूँ जो विरासत मेरे अंदर है कि आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है। बिल्कुल, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे बुजुर्गों का, माता पिता का आशीर्वाद जी उनके जीवन काल में तो रहता ही है, बल्कि उनकी जो पुण्य स्मृतियां होती हैं जी उनमें भी कहीं ना कहीं हमको प्रेरणा मिलती है। लेकिन बिल्कुल। मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा ये थी कि जी जब उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था में इतने उच्च पदों पर काम किया, तो वो जो उनकी अनुभूतियां थी, कभी आपके साथ साझा की उस युवा और किशोर सुरेश के मन में किस तरह की भावनाएं उठती थी उनके वो संस्मरण या अनुभव सुन करके? नहीं, आई एम सॉरी, ऐसे कोई संस्मरण मेरे पास अच्छा, नहीं है। उस तरह हाँ, के नहीं थे। कोई कोई उन्होंने तो शेयर, कोई, मेरे फादर बहुत सीक्रेटिव भी थे। वो काम जो भी करते थे बच्चों को नहीं बताते थे क्या करते हैं, कि अच्छा, बेटा हम अच्छा, क्या अच्छा, कर रहे अच्छा, हैं, मैं दफ्तर में क्या करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, कभी उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया। और अच्छा, वो अच्छा, बहुत अच्छा। स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेट थे, मैं ये कहूँगा। उनके अंदर, उनसे मिलने के लिए मतलब जो लोग आते थे, मतलब मुझे पता है कि किस तरह के लोग उनसे मिलने आते थे और किस तरह का उनसे व्यवहार होता था उनका। और हमसे कभी उन्होंने अपने ऑफिस के बारे में कभी जिक्र नहीं बात किया। है। अच्छा, आपकी पढ़ाई वगैरह किस तरह से, कौन से स्कूल्स में, हाँ, कॉन्वेंट में हुई या किस तरह का माहौल रहा पढ़ाई का आपका? मैं सर एंग्लो संस्कृत स्कूल, दिल्ली का सबसे पुराना स्कूल और पहला स्कूल 1869 में, जिस साल गांधी जी पैदा हुए थे, उस स्कूल की स्थापना हुई थी। उसी स्कूल से मेरे फादर, मेरे ताऊ जी, मेरे बड़े भाई और मैं भी उस स्कूल से पढ़े। मैंने 11th वहाँ से की कॉमर्स में, क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था। मेरे को कोई पढ़ाई का शौक नहीं था, मैं सच बताऊं तो। मेरे को शौक था नाटक करने का, थिएटर करने का, जो मेरे बचपन से था कि मुझे एक्टर बनना है। जी। लेकिन तो और आपके मुझे, थिएटर की शौक की बात तो अपन बाद में करेंगे, जी, लेकिन आप एक इतने प्रतिष्ठित स्कूल में आपने पढ़ाई की और एंग्लो पिताजी संस्कृत, आपके ब्यूरोक्रेट थे, तो जी। उन्होंने उस बालक किशोर के लिए क्या सपना देखा, बालक सुरेश के लिए क्या सपना देखा? वो आईएएस में जाए, वो डॉक्टर बने, क्योंकि वो दौर था जनरली डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या आईएएस या इस तरह की प्रशासनिक सेवाओं के दो चार विकल्प हमारे सामने होते थे। जी, तो किस तरह से उन्होंने आपको प्रेरित किया या पूरा खुला छोड़ दिया कि बेटा जो इच्छा हो पढ़ो, जो मर्जी हो करो? उन्होंने मुझे बिल्कुल खुला छोड़ा कि जो तुम्हारा मन करता है वो करो। जी। मुझे राजनीति में जाने का अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने मुझे राजनीति में जाने से तब तक रोका कि बेटा जब तक तुम्हारा कॉलेज नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें मैं राजनीति में नहीं जाने दूँगा। कॉलेज हो अच्छा। जाए, एक बार तुम ग्रेजुएशन कर लो, फिर तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। ये तो उनकी जब आप राजनीति थी। स्कूल में पढ़ रहे थे तो जी, यूजुअली उस समय में, मुझे पता नहीं 10th में या 12th में, जी, आपके समय में जो शिक्षा पद्धति थी, अपने को ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने पड़ते थे। तो आप साइंस के स्टूडेंट थे, कॉमर्स के थे या आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए आपने? कॉमर्स। कॉमर्स के। मैं तो जो मैथ्स आप, में बहुत कमज़ोर था, मैथ्स में बहुत अच्छा, अच्छा, कमज़ोर था, तो उसको मैंने 8वीं में विदा कर दिया कि भई मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना, उसकी जगह मैंने संस्कृत ले ली थी। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। तो मैंने संस्कृत को, मैंने 11th, हमारे उसमें 11th हुआ करती थी, जी। सीबीएसई बोर्ड था, 11th होती थी। और हमारे जो प्रिंसिपल थे वो हमारे फादर के बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, वीएस कपूर साहब। तो जब जी। वो मुझे एडमिशन कराने गए तो हमारे स्कूल में कैप पहनी जाती थी, गांधी कैप, हम्म। 6th क्लास से। तो जब मेरे फादर ने, वो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा, बेटा कैप पहनोगे? मैंने कहा हाँ सर, कैप पहन लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने अपनी ड्रॉर से कैप निकाली और मुझे कहा पहन के दिखाओ। तो मैंने अपने सिर पे कैप लगाई और कैप लगा के, मैंने, कैसे लग रहे हो? मैंने कहा सर अच्छा लग रहा है। कहते ठीक है, आज से तुम हमारे स्कूल में पढ़ोगे। तो मैंने 11वीं तक सिर पे कैप पहनी थी, गांधी कैप। तो उस कैप से शायद मेरा मेरा एक जो नेचुरल क्लोजनेस थी गांधी जी से जुड़ गई। मेरा गांधी जी में मतलब इंटरेस्ट पैदा हो गया। मतलब देखिए, उसको गांधी को भी आज भी गांधी टोपी कहते हैं, नेहरू कैप नहीं कहते, कोई और कैप नहीं कहते, गांधी कैप ही कहते हैं जी। तो गांधी अच्छा, टोपी कॉमर्स मैंने, का जब विषय आपने लिया और जी इधर राष्ट्रीय भावनाएं भी कहीं न कहीं प्रकारांतर से आपके मन में उस गांधी टोपी के बहाने उमड़ने लगी, तो आपने जी क्या सोचा कि कॉमर्स लेकर के सीए करेंगे
या कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में जाएंगे, या उस समय किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं थी, बस कॉमर्स लेके आगे पढ़ाई करेंगे? मेरी कोई फीलिंग नहीं थी सर, मेरे माइंड में था कि मुझे एक्टर बनना है, सच बता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, मुझे अच्छा। मुझे पढ़ाई से सिर्फ डिग्री लेनी है, मुझे डिग्री लेके बाहर निकलना है और कुछ नहीं मुझे लेना देना उससे। और मुझे बॉलीवुड में जाना है, मुझे बम्बई जाना है और मुझे फिल्मों में काम करना है। मेरा उद्देश्य यही था लाइफ का, तो वो बस। जब स्कूल में पढ़ते थे आप, तो ये अभिनय के प्रति जो जुनून सवार हुआ, जी, इसके मैं पीछे क्या कारण था? फिल्में देखने बहुत जाते थे क्लासेस बंक करके आप, या थिएटर बहुत देखते थे, या स्कूल में थिएटर का शौक लगा? मतलब ये अभिनय का जुनून कैसे सवार हुआ? मैंने 6th क्लास में, हमारा इंग्लिश का एक नाटक था अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसमें मैंने पोरस का रोल किया था क्लास 6 के अंदर। तो अच्छा। वहीं से मेरे को, हमारे शायद भाटिया सर हुआ करते थे इंग्लिश के, तो उन्होंने कहा सुरेश तुम पोरस का रोल करोगे। ठीक है सर। तो वहां से मेरे में एक अभिनय का ऐसा जगह कि जब जब हमारे स्कूल में हर साल एनुअल फंक्शन हुआ करते थे तो स्टेज नाटक भी हुआ करते थे, तो हमें नाटक में काम करने का मौका मिलता था। तो वो एक शौक मेरे अंदर हुआ कि मुझे थिएटर करना है, नाटक करना है और मुझे एक्टर बनना है। तो मेरा पढ़ाई से था कि पढ़ाई कर लो, लेकिन उद्देश्य ये है कि मुझे एक्टर बनना है, तो मुझे एक्टर बनना है, बस यही उद्देश्य था। अच्छा, और कुछ स्कूल थिएटर में एक्टिव रहने के साथ साथ क्या फिल्मों के प्रति भी जुनून, क्योंकि आपने कहा बॉलीवुड में जाने की इच्छा थी, जी तो क्या बिल्कुल थी। थिएटर की फिल्में देखते थे, या पिताजी ने कहा बेटा जितना मर्जी हो देखो फिल्में? नहीं सर, फिल्में मैं अपने पेरेंट्स के साथ देखता था अच्छा, और अच्छा। कॉलेज में आने के बाद फ्रेंड्स के साथ देखी, लेकिन जब तक मैं तो स्कूल जब में आप रहा। पेरेंट्स के साथ फिल्में देखने जाते थे, तो जी आज यदि आप याद करें उस दौर के, क्योंकि वो बात मेरे ख्याल 70s या 80s की बात होगी जब स्कूल में पढ़ते होंगे आप, जी जी। उस दौर के ऐसे कौन से अभिनेता अभिनेत्रियां हैं या खलनायक नायिकाएं हैं जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया, और कहीं आपके मन में एक रोल मॉडल के रूप में कि मुझे बनना है तो इनके जैसा बनना है, कुछ देखिए याद आ रहा है? मेरा रोल मॉडल एक ही है, आज तक एक ही है, वो है हमारे देवानंद साहब। अच्छा, देवानंद जी ने मुझे जितना इम्प्रेस किया किसी और ने नहीं किया, या हॉलीवुड में शीन कॉनरी ने। ये दो एक्टर्स मेरे मनपसंद एक्टर्स हैं, और देव साहब से तो मैं बहुत सालों तक जुड़ा भी रहा पर्सनली। उनकी डेथ तक मैं उनके साथ जुड़ा रहा। मैं उनसे फ़ोन पे, उनका लकीली मेरे पास मोबाइल नंबर भी था, और जब मैं उनके बर्थडे होता था 26 सितंबर को, तो मैं उन्हें विश भी करता था, और वो चाहे विश्व में कहीं भी हो, वो मेरा फ़ोन ज़रूर उठाते थे। तो मतलब मेरे जो दो फेवरेट थे वो शीन कॉनरी थे या हमारे देवानंद साहब थे। बाकी एक्टर्स तो ठीक है, उनकी फिल्में देखता था, लेकिन फेवरेट जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं वो आज भी देव साहब है। और मेरा एक जो तो दोस्त है और वो साहब, मुझे जब जॉनी के नाम से बुलाता है। देवानंद जी से आपका इतना व्यक्तिगत संबंध रहा कि आप उनकी हर जन्मतिथि पर फोन करते थे, उनसे मिलते थे, जी उनके अभिनय से आप इतने प्रभावित थे, जी। कोई ऐसे एक आध दो संस्मरण आपको याद हो रहे हो जिन्होंने आपके मन में उनके प्रति और अधिक श्रद्धा या सम्मान का भाव, या ऐसे रोचक संस्मरण जो हमारे दर्शकों को कहीं गुदगुदाए? 2009 की बात है। आई थिंक 17 या 18 अप्रैल को मैं अकेला जा रहा था अमेरिका। मैं सैन फ्रांसिस्को की मेरी फ्लाइट थी, और मेरे हाथ में देव साहब की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी थी, रोमांसिंग विद लाइफ, जो मुझे मेरे एक मित्र ने गिफ्ट की थी मेरी बर्थडे के ऊपर, क्योंकि वो भी देव के फैन हैं। उनका नाम है श्री राजीव नैयर साहब हैं। वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाते हैं, परफेक्ट एंड एडवर्टाइजिंग के नाम से, बहुत ही बेहतरीन एजेंसी है। उन्होंने मेरी बर्थडे फर्स्ट मे पे, वो भी देव के फैन थे, मैं भी देव का फैन हूँ, तो उन्होंने मेरे को वो गिफ्ट की फर्स्ट मे के ऊपर। और वो मेरे पास वो बुक रखी हुई थी, मैं धीरे धीरे उसको पढ़ रहा था आराम से। तो जब मैं अमेरिका जा रहा था, मैंने कहा यार ये बुक मेरे साथ अमेरिका की फ्लाइट में साथ ही रहेगी, क्योंकि अकेला जा रहा हूँ, मैं इस बुक को आराम से पढ़ूंगा और पूरा पढ़ डालूंगा अमेरिका पहुंचते पहुंचते। तो हम साहब प्लेन में लेकर रवाना हो गए उस किताब को। जब रवाना हो गए तो मैंने किताब, बैठ के सीट पे, तो मैंने अपनी किताब खोल ली पढ़ने के लिए। अब किताब पढ़नी शुरू करी तो कई लोगों ने आके मेरे से कहा सर क्या हम इसको देख सकते हैं। मतलब अच्छा। कम से कम 4-5 लोगों ने मेरे से फ्लाइट में वो किताब देखने को मांगी, क्योंकि देव साहब का अट्रैक्शन इतना था। और उसके बाद जब मैं अमेरिका पहुंचा, सैन फ्रांसिस्को मैंने लैंड किया, सैन होजे मेरी बेटी रहती है, हम उसके घर गए, और उसके बाद सुबह के करीब 8 बजे मैंने देव साहब को फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन उठाया, इंडिया में नाइट थी, बोले हेलो सुरेश, हाउ आर यू। मैंने सर आई एम वेरी फाइन। मैंने कहा सर यू वर विद मी इन द फ्लाइट। विच फ्लाइट? मैंने कहा सर सैन फ्रांसिस्को। You are traveling with me. बोले I am Bombay. How come I am in San Francisco with you? मैंने कहा sir romancing with life. So he laughed a lot. He laughed a lot. He said कैसी लगी? मैंने सर it's a fantastic book.
और उसमें आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में जो कहा है और जो सच कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है, ये बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में इतनी सत्यता से बात को लिखना। एंड आफरीन है आपको सर इसके लिए। ये एक मेरा उनके साथ का वाक़या है जो आपको जी, बताया। जी। अच्छा, वो किशोर सुरेश जो हाँ, हायर सेकेंडरी पास करने के बाद कॉलेज में जाने का सपना देखते हैं, जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में आपने प्रवेश लिया, कौन सी फैकल्टी में, क्या सोच के प्रवेश लिया आपने कि केवल ग्रेजुएशन करना है, या कहीं तब तक कोई इतना एक परिपक्वता आपको आ गई या पेरेंट्स की गाइडेंस मिलने लगी और आपने वो विषय चयन किया? क्योंकि स्कूल से कॉलेज में आना ये मुझे लगता है किसी भी युवा के मन में एक ट्रांजिशनल फेज है अपने करियर को लेकर के। अब देखिए सर, मेरा ट्रांजिशन का मैं फेज आपको बताता हूँ। स्कूल जी। से मैंने पास आउट किया, जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस के फॉर्म भरे, नॉर्थ कैंपस के फॉर्म भरे, सब जगह फॉर्म भरे। तो नॉर्थ कैंपस में कॉलेज में नाम आ गया। मैंने देखा यार 1 घंटा मेरे को शाहजहां रोड से बस पकड़ के साउथ कैंपस जाने में लगता है, वहाँ पे नॉर्थ कैंपस जाने में, वहाँ के बस स्टैंड पर उतरने में 1 घंटा लगता है। मैंने कहा भाई 1 घंटा क्या तू बस में ही घूमता रहेगा? मैंने कहा जी। बेटर है यार कि तुम घर के आसपास कॉलेज लो। और हमारे घर के आसपास एक दयाल सिंह कॉलेज था, जो बहुत मशहूर कॉलेज था लोधी रोड में। मेरे घर से हार्डली 10 मिनट की दूरी पे था। आप साइकिल पे जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, बस से जा सकते हो। पैदल जाना है तो पीछे से आप अपना गोल्फ लिंक्स होकर निकल जाओ तो कॉलेज पहुंच जाते हो। तो मैंने डिसाइड किया भाई कि नॉर्थ कैंपस से बेटर है हम दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ते हैं। और वहाँ गए, हमने जाके वहाँ फॉर्म भरा और हमें वहाँ पे एडमिशन मिल गया सिंपल। अब हमने कहा भाई कॉलेज घर के पास होना चाहिए, हमें क्या करना 1 घंटे बस में जाके। सही मुझे सही। कोई मुझे कोई किसी बड़े कॉलेज का नाम, डिग्री तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलनी है। सही है। कॉलेज कोई भी हो, पढ़ना मैंने है, पढ़ाना प्रोफेसर ने है। ये तो स्टूडेंट और प्रोफेसर के ऊपर होता है कि आप कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। लेकिन माइंड में फिर वही था कि भैया उद्देश्य तो एक्टर बनना है। तो मैं जब 11th में था, उसी वक्त मेरे एक दोस्त हुआ करता था, वो मुझे लिटिल थिएटर ग्रुप में लेके गया शंकर मार्केट में, कनॉट प्लेस में उन दिनों हुआ करता था लिटिल थिएटर ग्रुप, जिसे ब्रिजमोहन शाह साहब चलाते थे, जो शायद बाद में एनएसडी के डायरेक्टर भी रहे हैं। मुझे हल्का बिल्कुल याद नहीं है इस बारे में। तो मैं जब उनके वहाँ पे गया तो मुझे उन्होंने उनसे मिलवाया कि सर ये भी मेरा एक दोस्त है, ये भी थिएटर करना चाहता है। उन्होंने कहा क्या करते हो? मैं कहा सर मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ। बोले अभी तो तुम छोटे हो थिएटर के लिए। मैंने कहा सर छोटा हूँ तो, पर मैं तो थिएटर करना चाहता हूँ। बोले ठीक है तो अपने फादर से लिखवा के लाओ कि मेरे बेटे को थिएटर करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, वो मैं मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, तो मैं फिर तुम्हें यहाँ पे आने दूंगा। मैंने अपने घर आया, फादर से कहा, फादर ने मुझे कहा ठीक है मैं लिख के दो मुझे, मैं साइन कर देता हूँ। मैंने एप्लीकेशन लिखी, जैसे लिखते थे मुझे टू द प्रिंसिपल, ऐसे करके एप्लीकेशन लिखी, उन्होंने साइन कर दिया, ऐसा आई अलाउ माई सन टू जॉइन योर थिएटर ग्रुप। हम साहब लेके अगर पहुँच गए वहाँ पे उनके पास, बीएम साहब के पास। शाह साहब ने कहा तुम वहाँ पे रोज आ सकते हो। तो मैं अपने स्कूल से घर आता, घर से अपना पढ़ाई वढ़ाई करता, फिर बस पकड़ के शंकर मार्केट पहुंच जाता उनके थिएटर ग्रुप में। उस वक्त थिएटर ग्रुप में उनके बड़े बड़े कलाकार आ रहे थे, बड़े बड़े नाम, जो बाद में बॉलीवुड में भी बहुत नाम कमाया उन लोगों ने। और हम यंग बॉयज अपने वहाँ पे पहुंचे, उन दिनों जो प्ले वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम बैक स्टेज में कैसे काम होता है उसको सीखो, कैसे रीडिंग होती है, कैसे रिहर्सल होती है, कैसे बैक स्टेज में सपोर्ट चाहिए, तुम वो सारे काम सीखो फिलहाल, उसके बाद मैं तुम्हें धीरे धीरे स्टेज पे लाऊंगा। वहां से फिर मेरा जो स्टेज की यात्रा, एक्टिंग की यात्रा शुरू हुई, वो ही फिर मुझे मेरे कॉलेज में लेके चली गई। कॉलेज में हमारी एक फाइन आर्ट सोसाइटी थी और डॉक्टर विनय उसके इंचार्ज थे, जो मेरे सबसे फेवरेट प्रोफेसर रहे कॉलेज के अंदर। वो हिंदी पढ़ाया करते थे और उनका लिखा हुआ नाटक भी मैंने मंचित किया, डायरेक्ट किया है दिल्ली के अंदर। एक प्रश्न मृत्यु महाकाव्य है उनका, काव्य नाटक है। तो उन जब वो कॉलेज में मैं गया तो मैं उनको जाके मिला, सर मैं कॉलेज में प्ले करना चाहता हूँ। बोले ठीक है सुरेश, तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो हम कॉलेज में प्ले करना शुरू करेंगे। तो आप विश्वास कीजिए कि कॉलेज में इंटरेस्ट दिखाने के कारण उन्होंने प्ले कराना शुरू किया। तो स्कूल से कॉलेज और कॉलेज में भी नाटक धीरे धीरे हमने करने शुरू कर दिए। तो कॉलेज में पढ़ाई एक तरफ थी, लेकिन उद्देश्य था कि नाटक करना है, एक्टिंग करनी है और थिएटर करना है और इस लाइन में आगे निकलना है, बस सीधी सादी बात। अच्छा, जब कॉलेज में आपकी पढ़ाई चल रही थी और नाटकों में इतना शौक और एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी एनएसटी के संपर्क में आता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, कभी आपके मन में ये इच्छा नहीं हुई कि मैं एनएसटी से भी एक्टिंग का कोर्स करूं? जी नहीं, ऐसी इच्छा नहीं हुई, लेकिन ये है कि मैं एनएसडी के बहुत से लोगों के साथ जुड़ा। ये किस्मत की बात है।
एक मुझे याद है 1974 या 75 की बात है। एक हमारे एक मित्र थे उमेश लूथरा। वो एनएसडी में एनएसडी से उन्होंने डायरेक्शन कोर्स किया था शायद। और वो एक प्ले कर रहे थे हत्या एक आकार की, जो ललित सहगल जी का लिखा हुआ था और गांधी हत्या पर आधारित था। उसमें सिर्फ 4 किरदार थे। तो एक हमारे सुधीर पारिक मित्र थे जो श्री राम सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर है, उसके वो शायद मैनेजर थे। और एक था सुशील बैनर्जी, बाद में वो आकाशवाणी लखनऊ के स्टेशन डायरेक्टर भी रहे, दिल्ली आकाशवाणी में वो नाटक विभाग के प्रोड्यूसर भी रहे। और एक था पंकज सक्सेना जो एनएसडी में जाना चाहता था पर एनएसडी में था नहीं। तो उमेश लूथरा ने हम चारों को कास्ट किया अपने प्ले में। तो हमारी मैक्सिमम टाइम मीटिंग रविंद्र भवन में होती थी, जहाँ सारे एनएसडी के स्टूडेंट्स आया करते थे। तो वही उस समय के जो कलाकार थे, उत्तरा बावकर, सुरेखा सीकरी, एम के रैना और बहुत से नाम, जिनके साथ मेरी वहीं पे मुलाकात होती थी रविंद्र भवन की कैंटीन में। तब चाराने की चाय मिला करती थी, मुझे आज भी याद है। और वहीं पे मेरे एनएसडी के लोगों के साथ मेरा जुड़ाव शुरू हुआ। तो जो मैंने पहला नाटक किया हत्या एक आकार की, वो था 3-4 जून 1975 को, जिसका मंच आज से करीब 50 साल पहले, और उसका मंचन हुआ था लाजपत राय भवन में। ये है लेडी श्री राम कॉलेज के जस्ट एडजेसेंट जिसकी बिल्डिंग है, वहां पे उसका हुआ था। और नरेश कपूरिया इसके वो थे, हमारे पूरे प्रोजेक्ट कराने वाले वही थे, जो बहुत बड़े मूर्तिकार भी हैं, शिल्पकार हैं बहुत नाम है उनका। और वो अपनी एक आर्ट गैलरी चलाते हैं दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में, नरेश कपूरिया जी। तो इन सब ने मिलके हमने थिएटर किया, और वहीं से मैं फिर एनएसडी के लोगों के संपर्क में आया था और ऐसा जुड़ा उनके साथ कि तब वो सारे जो दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त हैं। चलिए, थिएटर से तो आपका ये इतना लगाव और जुड़ाव रहा, कभी छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे आप? जी जी, वो तो बहुत कमाल की बात हुई थी। वो तो मेरी जिंदगी का एक बहुत ही सुनहरा एक्सपीरियंस है। जब मैं कॉलेज में गया तो आदतन एक शौक था कि सब लोग मुझे जाने। आदतन एक शौक था, क्योंकि तब आप एक्टर हैं, थिएटर हैं, तो लोग आपको जानते हैं, आप काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में जाके हम इलेक्शन में खड़े हो गए, और इलेक्शन में खड़े हो गए, और सबको आश्चर्य कि पहले फर्स्ट ईयर में लड़का आया। रैगिंग बहुत होती थी, लेकिन मेरी रैगिंग नहीं हुई दयाल सिंह कॉलेज में, और दुनिया भर की रैगिंग हुई, मैं रैगिंग से बचा। और उसके बाद फर्स्ट ईयर मैंने इलेक्शन में अपना नाम सुप्रीम काउंसिलर का मैंने पर्चा भर दिया, और मुझे बैलेट नंबर मिला 42। उन दोनों एक फिल्म लगी हुई थी प्लाजा पे, समर ऑफ 42। तो मैंने कहा, गौर साहब, अपने को प्रमोट करना है तो समर ऑफ 42 का नाम ले लो और उसको यूज करो अपने प्रमोशन में। और मैंने अपने बैलेट पेपर, जो मेरे जो बैलेट प्रमोशन के पेपर थे, पोस्टर्स थे, पैम्फलेट्स थे, मैंने उसको समर ऑफ 40 के नाम से प्रिंट कराया। उस पर फिल्म की रील बनाई, दोनों तरफ, जैसे ऊपर रील चल रही है, नीचे चल रही है, और बीच में सुरेश गौड़, वोट फॉर सुरेश गौड़, बैलेट नंबर 42, ए टिकट टू समर ऑफ 42, ए टिकट टू समर ऑफ 42। तो उस तरह से मैंने उसको बांटना शुरू किया। पिंक कलर में छुपाया था, मुझे आज भी याद है कि फिल्म हॉल का टिकट लगे, एक तरफ वो है उसका, मतलब परफोरेटेड भी है, वो फाड़ के आगे दे तो दूसरी कॉपी अपने उनका नाम लिख लेता था मैं एक तरफ अपना। तो मैं कॉलेज के हर स्टूडेंट को पर्सनली मिला, हर स्टूडेंट को, आप ये लगा लीजिए। और जब सबसे मैं पर्सनली मिला, तो एक मेरा ऐसा रिश्ता सब लोगों से मिला बना कि, मतलब कॉलेज में जब इलेक्शन हो रहा था, और सुरेश गौड़ फर्स्ट ईयर में इतना, मतलब उसको नाम और इज्जत मिलनी शुरू हो गई थी, कि तब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, वो स्पेशली मुझे कॉलेज मिलने आए, और उन्होंने आके कहा कि नेक्स्ट ईयर सुरेश, हम आपको अपनी अपनी जो हमारी जो स्टूडेंट विंग है उसकी तरफ से आपसे इलेक्शन लड़वाएंगे। और वही मेरी राजनीति में एंटर करने का एक जरिया बन रहा था। तो लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे कारण बन रहे थे कि मैं अचानक किसी कारणवश श्री पीलू बोधी, जो अब दुनिया में नहीं है, स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके कांटेक्ट में आया, और उनसे इतना क्लोज कांटेक्ट हुआ कि उनके मरते दम तक उनसे मेरा कांटेक्ट रहा, बहुत अच्छे रिश्ते रहे। और वो चाहते थे कि उनकी एक, वो युवा स्वतंत्र पार्टी बनाना चाह रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि सुरेश, मैं तुम्हें राष्ट्रीय स्तर पर लेके आना चाहता हूँ, और तुम अपने, मैंने कहा मुझे फादर से पूछना पड़ेगा। तो मेरे फादर ने पीलू बोधी साहब को मना कर दिया कि अभी ये कॉलेज में पढ़ रहा है, कॉलेज कर ले, उसके बाद ये जो करना चाहे, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, दैट इज ओनली थिंग, कि आप चाह के भी जब तक उसकी रजा नहीं है, आप नहीं कर सकते।
तो इस बात को मैं बहुत गहराई तक मानता हूँ सर। तो गौर साहब, इधर तो थिएटर, फिर छात्र राजनीति, तो ये पब्लिक रिलेशंस बीच में कहाँ से आ गया? हाँ, ये पब्लिक कैसे रिलेशन सुविधा है की सर। ओर बढ़ते हैं आप? सर ये पब्लिक रिलेशन ही है। देखिए सर, देखिए मैं उस वक्त नहीं जानता था पीआर क्या होता है। फ्रेंकली मुझे पी और आर बिल्कुल नहीं पता था ये होता क्या है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आप लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों को आप कम्युनिकेट करते हैं, ये पीआर ही तो करता है। वहां कोई आपके लिए करता है या आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं। मैं जहां पंडारा रोड में रहता था, मेरे दोस्त मुझे वहां की डायरेक्टरी कहा करते थे कि वहां जितने घर थे उनमें कौन रहता है, परिवार में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, वो सब मुझे पता होता था, क्योंकि मैं सबसे सबसे मिलता जुलता था, सबके साथ खेलता था। तो एक ऐसा रिश्ता मेरा सबसे बना हुआ था कि तभी मुझे उन्होंने पंडारा रोड की टेलीफोन डायरेक्टरी करना शुरू कर दिया था। तो इट मीन्स मैं एक शुरू से कम्युनिकेटर रहा हूँ, एक आउट गोइंग पर्सन रहा हूँ, आउट स्पोकन रहा हूँ और सीधी बात करता था। मैं कभी लाग लगाव के मैंने बात नहीं की, कोई किसी की चमचागिरी नहीं करी, किसी को ये नहीं कहा कि भाई तू ही सब कुछ है, तू ही माता पिता, नहीं। ये है कि हाँ, अपनी बात को कहने का दम रखा और मैं हर एक से जुड़ा, हर एक से जुड़ा। और यही रीजन रहा कि शायद इसे ही पीआर कहते हैं और मैं आज इसे ही पीआर मानता हूं कि आप अपनी बात को सशक्त तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, माध्यम कोई भी हो। दिस इज अ थिंग सर। आपका जो ये इतना मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी रही, जी तो जब आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद करियर की दृष्टि से पहला असाइनमेंट कौन सा मिला आपको? मतलब देखिए करियर सर, कहाँ से शुरू किया हाँ आपने? जी। देखिए, मेरा करियर तो बैंकिंग शुरू हुआ। जाना था एक्टर बनने, पहुंच गए बैंकर बन के, एक्टर से बैंकर बन गए। अब बैंकर बन गए तो सीधी पोस्टिंग हुई जालंधर। जालंधर में पोस्टिंग हुई तो जालंधर पंजाबियों का शहर, मैं तो जानता नहीं वहाँ किसी को, लेना एक ना देना दो, थिएटर वहाँ था ही नहीं कोई। शायद कोई पंजाबी थिएटर करता हो या कोई थिएटर होता हो, मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं था। और शुरू के दिनों में मैं फगवाड़ा में अपने ब्रदर के साथ रहता था। मेरे पेरेंट्स और हम सब फगवाड़ा शिफ्ट कर गए थे। जालंधर से करीब 20-30 किलोमीटर है। तो फगवाड़ा में हम सब मिलकर रहा करते थे। तो फगवाड़ा से मैं डेली ट्रेन लेके जालंधर आया करता था। तो उसमें दोआबा कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स आया करते थे जो एमए इंग्लिश कर रहे थे। तो उनके साथ मेरी दोस्ती हुई, क्योंकि कॉलेज गोइंग तो एक एज प्रोफाइल मिलती थी। हमारी ऐसी दोस्ती हुई कि जो दोस्ती मेरी बहुत वर्षों तक चली। उनके साथ में उनके दोआबा कॉलेज जाया करता था। दोआबा कॉलेज में उनके प्रोफेसर चंदर हुआ करते थे, जो कॉलेज के अंदर नाटक करते थे हिंदी के और पंजाबी के। तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे भी नाटक होता है, पर वो कॉलेज में होता है, बाहर नहीं होता है। तो दिन बीतने लगे, कई साल निकल गए। 1980 या 81 में जालंधर में दूरदर्शन आया। तो जब जालंधर में दूरदर्शन आया तो मैं बैंक में काम कर ही रहा था। तो मैं उस वक्त जो दूरदर्शन को उसकी जो प्रेजेंटर आई थी दिल्ली से, वो थी सुधा चोपड़ा जी। एक बहुत मशहूर दूरदर्शन की प्रोड्यूसर थी और एक्टर भी रही है, बहुत फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और वो मेरी नेबर भी रही है, पंडारा रोड में मेरी आंटी भी रही, क्योंकि उनके बच्चे मेरे दोस्त थे। तो जब पता लगा, अरे मैंने टीवी में देखा सुधा आंटी एक्टर कर रही है, तो मैं वाइफ को लेके जलंधर केंद्र पहुंच गया और जाके उनसे मिला। प्रोग्राम के बाद वो बड़ी खुश हुई मिलके। तो बकायदा उन्होंने वहाँ के प्रोड्यूसर से मुझे मिलवाया कि सुरेश बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा एक्टर, दिल्ली में बहुत काम किया इसे थिएटर में, इसे यहाँ काम देना। इसके पहले मैं दिल्ली दूरदर्शन पे 1975 में मैंने हिंदी नाटकों के लिए ऑडिशन दिया था और सेलेक्ट हो गया था। लेकिन वो वहाँ काम करना शुरू करता इससे पहले मैं पंजाब निकल आया। तो दिल्ली को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो उस वक्त का मेरा ऑडिशन का लेटर मेरे पास, अप्रूवल का लेटर आज भी सुरक्षित है। तो उन्होंने कहा साहब आप, मैंने कहा मैंने दिल्ली में ऑडिशन दिया था। बोले उसको लेटर है? मैंने कहा लेटर तो मेरे पास है। बोले आप दिखाइएगा। तो मैं फिर बाद में प्रोड्यूसर को मिलने गया, उसको लेटर दिखाया। उसने कहा यू आर राइट। तो अब आपका एक बार करते हैं, मैं एक बार कैमरा ऑडिशन दोबारा ले लेते हैं। मैं कहा ले लीजिए। कैमरा ऑडिशन लिया, सेलेक्ट हो गए। और उसके बाद मैंने फिर वहाँ पे हिंदी नाटकों में दूरदर्शन में सुरेंद्र सानी साहब प्रोड्यूसर हुआ करते थे, जो हिंदी के नाटक करते थे। तो उनके हर नाटक में मैंने अभिनय किया। लेकिन मेरे को अब रास्ता मिल गया कि मैं अब अपना हिंदी नाटक अमृतसर में कर सकता हूँ। तो वहाँ जब मैंने हिंदी नाटकों में काम करना शुरू किया तो मेरा हिंदी नाटकों के लोगों से जुड़ाव होना शुरू किया। मैंने कहा सुरेश जी अब ये सही वक्त आ गया है हिंदी नाटक जालंधर में करने का। तो हत्या एक आकार की मेरे दिल से जुड़ा हुआ था, वो नाटक बहुत क्लोज था। तो मैंने कहा मैं पहला नाटक हत्या एक आकार की ही करूंगा। और उसमें सिर्फ 4 लोगों की जरूरत थी, यानी एक तो किरदार मैं था ही और 3 मुझे किरदार और चाहिए थे। तो मैंने ढूंढना शुरू किया, मुझे 3 किरदार मिल गए।
और उन 3 किरदारों के साथ मैंने वो पहला नाटक जालंधर में हत्या कगार की किया, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम में। और दोनों दिन पूरा हॉल खचाखच, क्योंकि पहली बार कोई नाटक इस तरह से पब्लिकली हो रहा था और हिंदी नाटक हो रहा था। तो लाला जगत राणा जो पंजाब केसरी के फाउंडर थे, वो उनका बेटा रमेश चंद्र, वो फ्रंट सीट पे आके उन्होंने बैठ के नाटक देखा, पूरा नाटक देखा, और नाटक देखने के बाद मंच पे आए और बहुत मुझे आशीर्वाद दिया। और अगले दिन पंजाब केसरी, जगबाणी, हिंद समाचार के फ्रंट पेज पे मेरी फोटोग्राफ थी, जगत नारायण के साथ खड़े हुए स्टेज के ऊपर। मतलब उन्होंने मुझे वहां से मशहूर करना शुरू कर दिया, यानी कि मेरा पीआर करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जैसा गौर साहब आपने कहा कि आपकी अभिरुचियां थिएटर के साथ बढ़ती चली गई और थिएटर ने आपको बहुत प्रोजेक्शन दिया और आपकी अभिरुचियों को बहुत विस्तार दिया, लेकिन उस समय तक आपने बैंक में काम करना शुरू कर दिया था। तो जी बैंकिंग सेवाओं में जाते समय क्या वहां आपको पीआर की भूमिका दी गई, या जैसा एक जो नया प्रवेश किसी का है तो जो बैंक की और तरह की सेवाएं होती है, काउंटर से लेकर के और तरह की, वहां पे काम करने का आपको शुरुआत होती है तो अपने नहीं उस सर, करियर? मैंने नहीं सर, बैंक के करियर में पीआर में मैं आया 1995 में, 20 साल बाद। और वो भी एक एक हादसा है। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को भाई ठीक है मुझे पीआर में जाना है या पीआर मुझे करना है। ये कहते हैं ना, आउट ऑफ द लक या आउट ऑफ द ब्लूज मेरे लिए एक ये मौका मिला कि मुझे पीआर में आना है, क्योंकि मैं टेलीविज़न पे काम करता था और रेडियो पे भी काम करता था, नाटकों में काम करता था, और इसके साथ-साथ मैं पंजाब के अखबारों में लिखता भी था। पंजाब केसरी के लिए मैं फ़िल्म स्टार्स के इंटरव्यूज़ लेता था, क्योंकि जालंधर में शूटिंग करने के लिए पंजाब में बहुत फ़िल्म स्टार्स आया करते थे। तो वहाँ पे एक स्काईलार्क होटल था, वहाँ पे वो ठहरा करते थे। वहाँ के मैनेजर से मैंने दोस्ती की, भई जब भी कोई एक्टर आए तो मुझे तू बता दिया कर फ़ोन करके कि एक्टर आया हुआ है, और मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले दिया कर, दोनों काम करने हैं तूने। तो मैंने इस तरह से जालंधर में रहते हुए मैंने पंजाब केसरी के लिए बहुत फ़िल्म स्टार्स के इंटरव्यूज़ लिए। जो गौर साहब जैसा आप बता रहे थे कि आपका थिएटर में बहुत रुचि रही और आपने बैंकिंग सेवाओं में आने के बाद भी अपनी उस अभिरुचि को छोड़ा नहीं और उस जी, बैंकिंग सेवा के साथ साथ आप प्ले भी करते रहे और उससे जी, आपको एक कहना चाहिए कि ग्लोबल एक आपको विजिबिलिटी मिलती है थ्रू जी, मीडिया, न्यूज़पेपर्स और जी, दूसरे जो चैनल थे। और जी, आपने जी, जैसा बताया कि दूरदर्शन और जगह से आपने शुरुआत की अपने अभिनय को के शौक को पूरा करने की। जी। लेकिन ये बताएं कि ये जो जब बैंकिंग सेवा में आप रहे, तो क्या कभी कोई ऐसा मौका आया कि जो आपके बैंक के एमडी हैं, उन्हें कभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ी हो, या किस तरह का, मतलब ये जो धीरे-धीरे पीआर की जो एक्टिविटीज़ है, इनकी ओर जुड़ते हुए आपको किस तरह के संघर्ष या चुनौतियाँ या किस तरह के आनंद की अनुभूति हुई? कुछ उसके बारे में बात करें। मैं आपको इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये साल 1995 की बात है। मैं उस वक़्त हेड ऑफ़िस के अंदर, हमारे बैंक का हेड ऑफ़िस कनॉट प्लेस में था, उसके लोन्स डिपार्टमेंट में था, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के। लेकिन उस दौरान मैं टेलीविज़न पे काम भी करता था, रेडियो पे भी काम करता था, और मैं शायद ये मई 1995 की बात है, फैमिली के साथ घूमने वैष्णो देवी गया हुआ था। तो वैष्णो देवी में हमारी ब्रांच थी कटरा के बाहर, सॉरी नॉट कटरा, भवन के बाहर हमारी ब्रांच थी। तो आम तौर पे ये होता था कि जो भी बैंक का वहाँ दर्शन करने जा रहा है वो ब्रांच में ज़रूर जाएगा, क्योंकि मैनेजर उनको जल्दी दर्शन करवा देते थे, क्योंकि रिश्ते वहाँ बने हुए थे इतने सालों के। तो हम जब ब्रांच में गए, मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, तो मैनेजर ने कहा, गौर साहब आपका इंतज़ार हो रहा है बहुत बुरी तरह से। मैं क्या हो गया? बोले सर दिल्ली से फ़ोन आया हुआ है हेड ऑफिस से कि जैसे ही गौर साहब आए बात कराइएगा। मैंने कहा उनको क्या पता कि मैं यहाँ पे आऊँगा? बोले उनको था कि आप आओगे, और देख लो आप आ गए हो, पहले आप हेड ऑफिस बात कर लो, दर्शन फिर आप ही कराते हैं। मैं करा हो गई हेड ऑफिस बात। उन्होंने हेड ऑफिस ट्रंक कॉल लगाई, तो ट्रंक कॉल लगी तो बाकायदा हमारे चेयरमैन सेक्रेटरीट में एक हमारे पीएल आहूजा साहब होते थे, उनके चीफ मैनेजर या प्राइवेट सेक्रेटरी कह लीजिए। उन्होंने कहा सुरेश बेटा तुम दिल्ली कब वापस आ रहे हो? मैं कहा सर अभी तो मैं मतलब वैष्णो देवी पहुँचा हूँ दर्शन करने, और परसों मैं दिल्ली वापस लौटूंगा, मतलब 2 दिन बाद। उन्होंने कहा जैसे ही दिल्ली आओ, आते ही हेड ऑफिस में चेयरमैन साहब के कमरे में, चेक केबिन में आ जाना। मैंने कहा ठीक है, फ्लोर पे आ जाना। हमने कहा ठीक है साहब आ जाएंगे। अब हम दर्शन करके अब दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पहुँच के अपने हेड ऑफिस में गए और सीधे चेयरमैन
थर्ड फ्लोर में बैठते थे। हमारे चेयरमैन थे श्री एस के सोनी साहब, उन्हें सब लोग प्यार से बाबूजी कहते थे। तो फैमिली का माहौल था बैंक के अंदर। तो उनके फ्लोर पे पहुंचे तो आहूजा साहब ने कहा गौर साहब चलो बाबूजी आपका इंतजार कर रहे हैं। ले गए साहब चेयरमैन साहब के कमरे में, बड़ा विशाल कमरा। मैं पहली बार एक बैंक के चेयरमैन के सामने हूँ, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं चेयरमैन के सामने भी होऊंगा। और चेयरमैन साहब ने बकायदा बहुत हमारे डाउन टू अर्थ थे सोनी साहब, वाकई में बाबूजी थे। वो अपनी सीट से खड़े हुए, उन्होंने मेरी सीट से खड़े होकर हाथ मिलाया, बोले आप हो सुरेश गौड़? मैंने कहा जी मैं सुरेश गौड़ हूँ। बैठो भैया, बैठो बेटा, अपने बारे में कुछ बताओ। मैंने बताया कि सर मैं क्रेडिट डिपार्टमेंट में हूँ। उसके अलावा बताओ कि तुम मीडिया में कैसे हो? मैं कहा सर मैं दूरदर्शन पे और रेडियो पे नाटकों में काम करता हूँ। बोले अच्छा तो तुम मीडिया में लोगों को जानते हो? मैंने कहा नहीं सर मैं दूरदर्शन और रेडियो में लोगों को जानता हूँ, मीडिया में नहीं जानता। बोले अच्छा ऐसा है कि हमें बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उन दिनों कोई PR एजेंसीज होती नहीं थी, नया नया PR हमारे देश में डेवलप होना शुरू हुआ था, तो PR एजेंसी कोई इतनी थी नहीं। तो क्या तुम बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल कर सकते हो? मैंने कहा हाँ सर कर सकता हूँ। बोले फिर एक काम करो, हम लोग जून के शायद लास्ट वीक में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बोले हमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है बैंक के रिजल्ट्स की, क्योंकि बैंक हमारा पब्लिक लिमिटेड हो गया था 94 में। तो शेयर होल्डर्स की सब मीटिंग भी करनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए मीडिया को। तो बेटा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम ऑर्गेनाइज करोगे, कर लोगे? मैंने कहा हाँ सर मैं कर लूँगा। अब उनको वायदा तो करके मैं बाहर आ गया। फिर हाँ उस वक्त मैंने उनसे जरूर पूछा कि सर आप कितने जर्नलिस्ट बुलाना चाहते हैं? बोले कितने बुला सकते हो? मैंने सर आप बताइए, 50-100 जितने गए हिम्मत। तो बोले नहीं बेटा इतने चाहिए, 25 के करीब जर्नलिस्ट आ जाए बहुत है। मैं कहा ठीक है सर। मैं बाहर निकला, आके अपनी सीट पे आया, सोचा कि अब भाई ये 25 जर्नलिस्ट, ये मई के महीने की बात चल रही है, लास्ट वीक की। मैंने कहा भाई 25 जर्नलिस्ट को मुझे पकड़ना है तो कहाँ से पकड़ूँ? मैं तो किसी को जानता नहीं, ना मैंने कभी मीडिया रिलेशंस ना प्रेस रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। मेरे लिए तो ये मेरा पहला स्टेप था PR की दुनिया में एंटर करने का। उससे पहले मैं एक डिफरेंट तरह का PR कर चुका हूँ, वो आपको बाद में बताऊंगा। तो हम साहब ध्यान में आया कि यार दूरदर्शन चलता हूँ। दूरदर्शन में गया कि अपने प्रोड्यूसर से मिला, मैंने कहा भाई दिस इज द प्रॉब्लम आई हैव। कहते कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। बोले आप एक काम करिए, आप यहाँ से शास्त्री भवन जाइए, और शास्त्री भवन में फर्स्ट फ्लोर पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर बैठे हैं उनको जाके मिलिए, और उनसे आप उनके उन जर्नलिस्ट की लिस्ट लीजिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं, और मेरा नाम ले देना। मैंने कहा ठीक है बॉस। मैं उनका नाम लेके शास्त्री, उन दिनों कोई सिक्योरिटी होती नहीं थी, फर्स्ट फ्लोर पे हम पहुंच गए, रूम देखा, घुस गए, अंदर वो अफसर बैठे थे। उनको मैंने अपना इंट्रोड्यूस किया, अपना विजिटिंग कार्ड दिया, बैंक का जो मेरा क्रेडिट डिपार्टमेंट का विजिटिंग कार्ड था। तो मैंने कहा सर मुझे वो प्रेस जर्नलिस्ट की लिस्ट चाहिए। बोले अभी ले लो। उन्होंने 2 पेज की वो साइक्लो स्टाइल लिस्ट होती थी उन दिनों, क्योंकि साइक्लो स्टाइल होती थी ना, कंप्यूटर थे नहीं, कंप्यूटर बहुत बाद में आए हैं, तो साइक्लो स्टाइल लिस्ट निकाल के दे दी मुझे। बोले इसमें सारे जर्नलिस्ट के नाम हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को डील करते हैं, उनके नाम हैं, नंबर हैं, और उनके फैक्स नंबर भी है, और उनके घर के एड्रेस भी हैं, सब थे उसके अंदर। दे दिए। हम साहब लेके बैंक आ गए। बैंक आए सीधा फिर चेयरमैन साहब को मिलने गए। चेयरमैन साहब को लिस्ट रख दी आगे। चेयरमैन साहब बोले तुम तो बहुत जल्दी लिस्ट लिया है बेटा, ये कहाँ से लाए? मैंने को सारी कहानी बताई। बोले वेरी गुड। तो मैंने कहा सर आप डिसाइड करिए बुलाना किस किस को है। उन्होंने उस लिस्ट में से 25 लोगों के नाम टिक करे जो सारे बिजनेस एडिटर्स थे बड़े बड़े अखबारों के। अब उनको फिर मैंने कहा सर देखिए आपने अगर इन 25 लोगों को बुलाना है और 1 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो सर मुझे डिपार्टमेंट से एक तो ड्यूटी ऑफ मिलना चाहिए, मैं डिपार्टमेंट में काम नहीं करूँगा। कारण क्या है कि मुझे इन लोगों से मिलना है, कांटेक्ट करना है, कम मुलाकात हो कम मुलाकात ना हो, कब वो मुझे मिलने बुलाएं। और दूसरा मुझे बैंक से गाड़ी चाहिए, क्योंकि मैं बिना गाड़ी के जा नहीं सकता, ड्राइवर चाहिए, क्योंकि जो मुझे ले जाएगा वहाँ उतारेगा, गाड़ी वहाँ रुकेगी, वरना मैं तो यही देखता रहूँगा कि पैदल कहाँ कहाँ भागूँ या ऑटो करके भागूँ। सर ये मैं नहीं कर सकता। तो आपको मुझे एक तो गाड़ी विद ड्राइवर देनी होगी, और साथ में मुझे आपको ड्यूटी फ्री करना होगा डिपार्टमेंट से। उन्होंने उसी वक्त अपने सेक्रेटरी हुआ कि भाई वो हमारे CR शर्मा जी होते थे हमारे AGM, वो तो दुनिया में नहीं है बेचारे, तो उनको कहा कि वो शर्मा जी को कहो कि गौर साहब को ड्यूटी फ्री कर दें, उनको बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। हम साहब लग गए काम पे, और हमने पहली बार मीडिया रिलेशंस कैसे होते हैं, कैसे किए जाते हैं, जो रिश्ते बनाए आज तक, इतने साल हो गए, 30 साल हो गए सर, वो सब मेरे दोस्त आज भी जो दुनिया में हैं, जो नहीं है। सब आपकी बात को सुन के मुझे लगता है एक तो आपने जीवन में हर चैलेंज को स्वीकार किया जी, कभी किसी काम के लिए ना नहीं कहा, जिस तरह की जिम्मेदारी मिली, दायित्व मिला, बिल्कुल उसको उसी उत्साह उमंग के साथ आपने पूरा किया। या इसी बात
यूँ कहूँ कि हर चुनौती को आपने एक अवसर में बदल दिया। जैसे ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सर, कैसे आप जैसे उस छोटा समय बहुत एग्जाम्पल नहीं आजकल तो केवल क्लिक करके सब मिल जाएगा, लेकिन उस जी समय कैसे आपने वो लिस्ट प्राप्त की, वहां गए, मतलब बात करने में लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन ये सब करना अपने आप में एक चुनौती है। तो आपदा को अवसर, क्योंकि आपने जैसा कहा कि जी मीडिया रिलेशंस की एबीसी भी आप नहीं जानते थे मैं और जानता वहां नहीं था। आपने अपनी शर्तों से काम शुरू किया। तो इन आपदाओं को अवसरों में बदलने की यात्रा से लेकर के आपने पीआर गुरु बनने तक की जो एक पूरी 30 साल की आपकी इनिंग है, जी उस रोमांच को आप कैसे व्यक्त करेंगे, ये कुछ बताएं हमें। सर, बहुत रोमांचक रहा है सर। ज़िंदगी में बहुत बहुत ऐसे फैसले लिए हैं मैंने, जो बहुत चैलेंजिंग फैसले थे। मैं आपको अगर शुरुआत करूँ तो जैसे मैं जब पंजाब में गया, मुझे कोई नहीं जानता था। जब मैंने पंजाब छोड़ा 1988 में, तो 19 फरवरी 1988 का दिन था। जब मैंने पंजाब छोड़ा तो पंजाब के अमृतसर के दिग्गज लोगों ने ये कहा कि एक अनजान व्यक्ति दिल्ली से अमृतसर आता है, अमृतसर में आके वो हिंदी का रंगमंच स्थापित करता है, हिंदी के नाटक करता है और आज वो हिंदी का पायनियर कहलाता है पंजाब के अंदर। उन्होंने कहा कि सुरेश गौड़ आपको पायनियर ऑफ हिंदी थिएटर इन पंजाब के नाम से याद किया जाएगा। तो ये जो मुझे, जबकि मुझे पंजाब में कोई नहीं जानता था, बैंक में काम करता हूँ, बैंक के लोग जानेंगे, लेकिन जालंधर और अमृतसर ने मुझे एक ऐसी पहचान दी मेरे हिंदी नाटकों के कारण, क्योंकि मैंने जालंधर में भी हिंदी नाटक बहुत किए, सेम अमृतसर में मैंने हिंदी नाटक बहुत किए। और उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हुई तो एक वैर बादशाहपुर करके एक विलेज है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, वहाँ पे ब्रांच में मेरी पोस्टिंग हुई एज ब्रांच हेड। तो वो भी एक मेरे लिए चैलेंज था कि मैं कभी गाँव में नहीं रहा, कभी गांव के लोगों से मिला नहीं जुला नहीं, और ब्रांच ऐसी थी कि वो एक ऐसी जगह खड़ी थी कि उसमें प्रगति नहीं हो रही थी। वो भी एक चैलेंज मेरे को था। तो 2 साल मैं उस ब्रांच में रहा और 2 सालों में मैंने उस ब्रांच का जो कायाकल्प किया कि वो आज तक इस बात को मेरे रीजन के लोग जानते हैं, उस बैंक के, कि किस तरह से सुरेश गौड़ ने आके यहाँ पे बाहर पंजाब से आके यूपी के गांव में किस तरह से उसने लोगों से कनेक्ट किया और किस तरह से उसने ब्रांच को दौड़ा दिया। तो ये दूसरा मेरा चैलेंज रहा। उसके बाद जो मेरा तीसरा चैलेंज रहा कि पीआर के, ये सब पीआर के रास्ते चल रहे हैं सब मेरे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुझे मौका मिला करने का, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी सक्सेसफुल रही गिरी साहब, 200 200 अखबारों में प्रेस रिलीजेस आई, 200 अखबारों में। इट वाज ह्यूज बुक। जब मैंने उसकी बना के चेयरमैन को दी तो मतलब सीख लिया कि भी मीडिया रिलेशंस कैसे बनाए जाते हैं, प्रेस रिलेशंस कैसे बनाए जाते हैं। तो दूसरे बैंकों के चेयरमैन अपने पीआर उसको कहते थे, भाई पीआर जरा गौड़ साहब से क्लास लेके आओ पीआर। हमारे एसएस कोहली साहब थे पीएनबी के चेयरमैन, अब दुनिया में नहीं है। वो अपने पीआरओ को बोलते हैं भी जाके सुरेश गौड़ को मिलो, उससे सीखो कि किस तरह से प्रेस के साथ कनेक्शन किया जाता है। तो ये सब मैंने हासिल किया, मेहनत करके हासिल किया। और उसके बाद मतलब ये जो मेरी पीआर गुरु की जो यात्रा है वो इतनी आसान नहीं रही है सर। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बैंक की नौकरी छोड़नी है 2008 में, और मुझे अब बैंक में काम नहीं करना है और मुझे कुछ और करना है, और ये जी। सब फैसला लिया था मैंने जब 2007 में मैं पहली बार अमेरिका गया। और मैंने वहाँ देखा ये लोग 50 साल की उम्र के बाद नौकरी नहीं करते हैं, वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि यार अब वक्त आ गया, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, थिएटर करना है, जो मैंने ज़िंदगी में अधूरे काम रह गए हैं उन्हें पूरा करना है। शी सेड योर चॉइस, यू डिसाइड, आपकी ज़िंदगी है, आपको फैसला लेना है। मैंने कहा तुम्हें कोई होता नहीं है शिकायत होगी मैं बैंक की इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहा हूँ या इतना बड़ा फैसला ले रहा हूँ? बोले नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि वाइफ भी उस वक्त डीएवी पब्लिक स्कूल में थी फेज 2 यार में, और नर्सरी विंग की हेड थी, वो भी अपना अच्छा काम कर रही थी। तो मैंने कहा इस वक्त मैं लीव ले सकता हूँ, बच्चे मेरे सेटल हो गए थे। मैंने कहा बच्चों की जिम्मेदारी होती है, तो मैंने कहा बहुत सा वक्त आ गया कि ज़िंदगी में एक लीप लेना बनता है। और मैंने अपने आप को चैलेंज किया और एक दिन बैंक की नौकरी से नमस्ते कर दी, त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देने के बाद मैं करीब 1 साल 2008 अप्रैल से लेके 2009 जुलाई तक मैं अपने आप को ढूंढता रहा, अपनी खोज करता रहा कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना है। और आप ये लगाइए 2009 में मैंने पीआर की दुनिया में पढ़ाना शुरू किया। मैंने कहा गौर साहब जो सीखा है अब लोगों में बांटो।
मैंने YMCA दिल्ली में है, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IMSIT में मैंने पढ़ाना शुरू किया 2009 जुलाई से, और पढ़ाना शुरू किया, मौका मिला पढ़ाने का। और दिसंबर 2009 से भारतीय विद्या भवन में मैंने दिल्ली केंद्र में मैंने PR पढ़ाना शुरू किया, और 2024 तक ये मेरा सिलसिला जारी रहा। जब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे पढ़ाना नहीं है, अब मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, अगर लेनी है तो अब मैं कॉलेज जाके नहीं पढ़ाऊँगा। बहुत पढ़ा लिया, 15-16 साल मैंने इस इंडस्ट्री को दे दिए। लोगों में जितना मेरे में ज्ञान था मैंने बाँटने की पूरी कोशिश की। और 2012 में आई हैड अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई, मेजर इशू था। और उन दिनों मुझे करीब 3 महीने, मई की बात है, 3 महीने के लिए मुझे रेस्ट मिला। तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स कहा करते थे, सर आप किताब क्यों नहीं लिखते? वो 3 महीने मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गए। मैंने उन 3 महीनों में अपनी पहली किताब लिखी, पब्लिक रिलेशंस फॉर यू के नाम से, और उनको मेरे ही स्टूडेंट्स ने छापा। मेरे स्टूडेंट पब्लिशर थे, उन्होंने कहा सर किताब भी आपकी हम छापेंगे, उसकी मार्केटिंग भी हम करेंगे। उसको उन्होंने छापा और वो किताब इतनी मशहूर हुई जो अक्टूबर 2012 में आई। और उसके बाद लिखने की चाह हो गई कि यार अब कुछ लिखते हैं। मेरे स्टूडेंट्स हमेशा ये कहते थे, सर आप लिखिए, आप लिख सकते हैं, आप लिखते क्यों नहीं हैं? तो मेरे, जब मैं भारतीय विद्यालय में पढ़ाता था, वहाँ पे एक नॉर्मल क्लास होती थी जनरल स्टूडेंट्स की, एक आर्मी के स्टूडेंट्स की क्लास होती थी जिसमें कर्नल एंड ब्रिगेडियर स्टूडेंट्स हुआ करते थे। तो उस क्लास के अंदर जो भी मेरे आर्मी के ऑफिसर्स थे जिनसे मेरा प्यार था, 2009 से मैं उन्हें भी पढ़ा रहा था, हर साल नए स्टूडेंट्स आते थे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर आप PR गुरु हो वाकई में, मतलब आप जिस तरह से PR पढ़ाते हो, आपके पास हर चीज़ की समझ है। आपसे कुछ भी सवाल करो आप उसका जवाब देते हो, एक गुरु ही ये जवाब दे सकता है। आप हमारे लिए आज से PR गुरु हो सर। तो उन्होंने मुझे PR गुरु कहना शुरू किया, ये 2012 की बात है। और जब PR कहना गुरु कहना शुरू किया तो बस मुझे लगा कि यार अब जब लोग कह रहे हैं तो भाई आप PR गुरु की श्रेणी में आ गए हो। उसके बाद मैंने फिर मुड़ के नहीं देखा, और 2018 में मैंने ब्लॉग्स लिखने शुरू करे। और बस ब्लॉग्स क्या लिखने शुरू करे कि 2020 में जो कोविड आया वो मेरे फिर अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, कि मैंने कहा भाई अब तो इस ब्लॉग्स को आगे बढ़ा दो। और साथ में मैं FB लाइव भी करना शुरू कर दिया 2020 में, क्योंकि पढ़ाना मुश्किल हो गया था, कॉलेज जा नहीं सकते थे, कॉलेज बंद हो गए थे। मैंने कहा अपनी बात तो लोगों तक पहुंचानी है, तो क्या करूं? मेरा अपना फेसबुक ग्रुप था, पब्लिक रिलेशंस ऑनलाइन। उस वक्त उसके अंदर करीब 15-16 हज़ार मेंबर्स थे। मैंने कहा इसी ग्रुप से मैं लोगों को पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो मैंने लोगों को इनवाइट करना शुरू किया, PR की पाठशाला शुरू करी। उसमें हर तरह के, आप भी सब उसमें आ चुके हैं। और बिल्कुल, KG बिल्कुल। सुरेश, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मीडिया जगत से जुड़ा हो और उसमें ना उसने आके अपना अपना ज्ञान मेरे मेंबर्स से या लोगों से साझा किया हो। तो इस तरह नहीं, से ये लेकिन जो गौर मेरी साहब, शुरुआत मैं हुई। ये जो गौर साहब, जो मैं आपकी पूरा यात्रा का जो एक ग्राफ देख रहा हूँ, जी कहाँ आपने विद्यार्थी जीवन से थिएटर, फिर छात्र राजनीति, फिर बैंकिंग सेवाएं, फिर PR, फिर टीचिंग, और टीचिंग फिर डिजिटल मीडिया, तो पूरा का पूरा ग्राफ जिस तरह से, और फिर आपके विद्यार्थियों का PR गुरु की उपाधि से सम्मानित करना, जिसको आज आप बड़े गर्व के साथ सब जी जगह हमारे साथ साझा भी कर रहे हैं। जी तो ये इतना सारा, लेकिन एक चीज जो मैंने आपकी बातचीत से नोटिस की, आपने नौकरी उस समय छोड़ी जब जी सर। परिवार पूरी तरह से सेटल हो चुका था। लेकिन जब परिवार सेटल होने की प्रक्रिया में था, तब भी आप उतने ही व्यस्त। तो उस समय जो एक सुरेश गौड़ थिएटर आर्टिस्ट है, बैंकिंग एम्प्लॉय है, PR की एक अथॉरिटी है, तो आपने उस पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए समय कैसे निकाला? वो भी तो एक बहुत बड़ी सर, आवश्यकता थी। सर जी, मेरी जो ड्यूटी होती थी वो 24/7 होती थी, सर 365 डेज। बिल्कुल, इसीलिए इसीलिए क्योंकि मैंने पूछा ये सवाल। क्योंकि हुँ, सर मैं अपने बैंक के चेयरमैन का PR हैंडल करता था। हुँ, और हुँ। चेयरमैन के साथ रहना, उनके साथ उनका उनका सारा PR हैंडल करना, कब घर आ रहा हूँ, कब घर जा रहा हूँ, मेरी मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे काम में कभी मेरी बाधा नहीं बने। कभी रात को 2 बजे आ रहा हूँ, कभी रात को 2 बजे जा रहा हूँ, मतलब इस तरह से। मुझे इतना पता, मेरे चेयरमैन जितने भी चेयरमैन रहे हैं मेरे साथ, आज तक मेरे उन सभी चेयरमैन से बहुत प्यारे संबंध हैं। आज भी मैं उनसे व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे बात करता हूँ, उनके बर्थडेज होते हैं उन्हें विश करता हूँ।
अभी परसों ही हमारे एक एक्स ईडी का जो हमारे बाद में ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन थे परेरा साहब, उनका बर्थडे था, उन्हें मैंने फ़ोन किया, बैंगलोर में रहते हैं, बहुत खुश हुए मेरे से बात करके। तो आई ऑलवेज बिलीव कि जिनके साथ मैंने काम किया उनके साथ जुड़े रहो। और मैंने जितने भी चेयरमैन के साथ काम किया वो चेयरमैन आज भी मेरे साथ संबंध हैं उनके, और मैं रेगुलर जो भी कुछ करता हूँ उनको ज़रूर बताता हूँ। और मेरे चेयरमैन मुझे कहते हैं, हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर दलबीर सिंह, वो मुझे कहते हैं गौर अब तुम गुरु हो गए हो। तो मुझे अच्छा लगता है सुनना ये, दैट मेक्स अ डिफरेंस। सर वो तो और ठीक है, आपने इतना नाम कमाया और पीआर गुरु भी रहे, लेकिन मेरा सवाल ये था कि 24/7 जो व्यक्ति बिजी है, उन्होंने अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कैसे किया? खूब वाहवाही लूटी, लेकिन बच्चों के साथ भी समय देना है, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, कितनी तरह की भूमिकाएं हम निभाते हैं। उन भूमिकाओं को आज जीवन की इस मोड़ पर क्या लगता है? क्या आप न्याय कर पाए या कोई टीस कभी उठती है, काश बच्चों के साथ भी समय दे पाता? कैसा लगता है आपको? नहीं सर, मैं आई एम सो, मैं जी। मैं ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ मेरे को परिवार में समय देने की ज़रूरत पड़ी मैंने समय दिया, जहाँ नहीं दे पाया उसके लिए मैंने क्षमा मांग ली कि भाई आई एम सॉरी, मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा। और कई बार ऐसा हुआ कि मेरा होना ज़रूरी है लेकिन नौकरी है, और नौकरी में आप ना नहीं कर सकते कि भाई आपको जाना है तो जाना है। तो लेकिन मेरी वाइफ ने बहुत समझदारी दिखाई और उस वक्त मेरा पूरा सहयोग किया, और मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो मेरे साथ किसी बात से नाराज़ हैं या उनको कुछ मुश्किल आई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं आई होंगी, डेफिनेट मुश्किलें आई होंगी, लेकिन हम सब ने उन मुश्किलों को मिलकर सुलझाया। और बाकायदा मेरा इस बात का मैं साक्षी हूँ अपने आप में, अपने परिवार के लिए, कि मेरे से जो बन सका जब बन सका मैंने अपने परिवार के लिए किया और समय भी दिया। बेटी की शादी हुई मेरी, और जैसा मेरा सपना था वैसे मेरी बेटी की शादी हुई। और बेटी की शादी में मेरे सभी बैंक्स के चेयरमैन आए। तो लोग कहते हैं गौर साहब आपने तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री यहाँ खड़ी कर दी। मैंने कहा भाई ये सब प्यार है जो लोग आए हैं, जी। एक रिश्ते हैं जो लोग आए हैं, और कोई रीज़न नहीं है। और मैं विश्वास करता हूँ रिश्ते बनाने में, तो आज तक जी। मैंने रिश्ते बनाए हैं, और वो रिश्ते ही हैं जो मुझे आज तक जिंदा रखे हुए हैं। ये फैक्ट है। अच्छा गौर साहब, आपने इस पीआर के इस पूरी जो अपनी यात्रा है, इसमें अनेक रिकॉर्ड्स भी कायम किए, जी और आपके इन रिकॉर्ड्स का उल्लेख वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया आदि जो इस प्रकार के रिकॉर्ड्स की बुक्स हैं, उनमें भी इनको एक तरह से उद्धृत किया गया है। जी। क्या लगता है आपको, ये आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं या पूरी जो पीआर की जो बिरादरी है उसके लिए कहीं प्रेरणा का आधार मानते हैं आप? क्या महसूस करते हैं? देखिए सर, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं जो ब्लॉग लिखता हूँ ये प्रेरणा है लोगों के लिए, कि जब मैं लिख सकता हूँ तो वो भी लिख सकते हैं। तो मैं जो भी करता हूँ दूसरों की प्रेरणा देने के लिए करता हूँ। मुझे अपनी व्यक्तिगत खुशी तो मिलती है कि यस मैंने ये अचीव किया, लेकिन ये एक सबक है दूसरों के लिए भी, जब मैं अचीव कर सकता हूँ तो वो भी अचीव कर सकते हैं। तो क्यों नहीं वो अचीव करते? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हम दूसरों से सीखते हैं। मैंने जो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसके लिए मेरे को प्रेरणा मिली। मेरे एक दोस्त हैं अमन बाथला, बहुत माने हुए पियानिस्ट हैं, उनके पास 40 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, 40 से ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है उनके। वो वर्ल्ड के फास्टेस्ट पियानिस्ट है। उनको मैंने एक दिन फ़ोन किया, मैंने कहा, वो मुझे बड़ा भाई मानते, मैंने कहा अमन एक बात बता यार मुझे, यार तुम इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हो, मैं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। बोले सर मैं आपको गाइड करता हूँ किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक, मैं तो मुझे ब्लॉगिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो ही बिकेम माई गाइड फॉर माई फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड। और उसके बाद फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। अभी जो लेटेस्ट जो मेरा 200 ब्लॉक्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने एक्सेप्ट किया है। ये मैंने 1 साल पहले अप्लाई किया था सर, 1 साल पहले। और 6 महीने पहले उसकी सारी कार्रवाई की गई, पूरे लीगल डॉक्यूमेंटेशन हुई, एफिडेविट पता नहीं क्या-क्या चीज़ें मैंने जमा कराई उसके अंदर, विटनेसेस जमा कराए। और उसके बाद जब मैंने 200 ब्लॉक पूरा किया, उसका रिकॉर्ड सारा भेजा, एक-एक चीज़ भेजी, तब जाके उनकी एक लीगल लीगल सिस्टम है सारा, जिसको वो वेरीफाई करते हैं कि जो मेरा क्लेम है वो वाकई में वर्ल्ड में अकेला क्लेम है या नहीं। जब वो सेटिस्फाइड होते हैं तभी वो आपको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको एक्सेप्ट करते हैं। अभी उनका मुझे लीगल वो आया है, अप्रूवल आया है, लीगल उनकी फर्म ने अप्रूवल भेजा है कि हम आपके इस क्लेम को एक्सेप्ट करते हैं। अभी ये सर्टिफिकेट आना बाकी है। तो मैं ये बात मान के चलता हूँ कि अगर आपके मन में चाह है तो आपके लिए कोई राह मुश्किल नहीं है, पर चाह होनी ज़रूरी है, वो पैशन होना ज़रूरी है। तो मैं पैशन हूँ, मेरे में कंसिस्टेंसी है
एक ब्लॉग लिखता हूँ, मैंने कल ब्लॉग पोस्ट किया बुधवार को, आज के बाद शनिवार को मैं सोचूंगा मुझे अब नेक्स्ट ब्लॉग पे क्या काम करना है, क्या टॉपिक है, किस पे लिखना है, एंड वाई पूछता हूँ मैं, और वाई के साथ ही सारे जवाब मुझे मिलने शुरू हो जाते हैं कि कैसे ड्राफ्ट करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और ये जो मेरा लेटेस्ट ब्लॉग है 203 फ्यूचर ऑफ पीआर पे, उसके लिए मैंने थैंकफुल टू गूगल कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी मुझे सब गूगल से मैं ढूंढता रहा कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या मेंशन करना है क्या मेंशन नहीं करना है, उसके बाद उसको ड्राफ्ट करके फिर अपनी भाषा में उसको लिखना, प्रेजेंट करना। तो ये सब चीज़ें मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, लेकिन ये सबक देता हूँ मैं दूसरों को कि भाई आप भी कर सकते हो। मेरा हर ब्लॉग एक दूसरे के लिए लेसन है कि जब मैं कर सकता हूँ आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग सर। एक प्रेरणा का आधार बनता है। अच्छा, जब जी भी कभी अपन किसी से बात करते हैं, व्हाट इज पीआर, पीआर क्या है, तो एक सीधा सीधा उत्तर मिलता है, पीआर इमेज बिल्डिंग का खेल है। इस कथन से आप कहां तक सहमत असहमत हैं? सर मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोला। हमारे यहाँ सर जब भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं कि पीआर क्या है, पब्लिक रिलेशंस क्या है, सीधा सा उत्तर आता है पब्लिक रिलेशंस इमेज बिल्डिंग है। किसी भी संस्थान की, व्यक्ति की इमेज बनाना। जैसे आपने बैंक के साथ काम किया, आपने बताया 200 अखबारों में खबरें छपी, तो इमेज बिल्डिंग है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत हैं? जी पूरा सहमत हूँ सर। इमेज बिल्डिंग पीआर आज के वक्त में, पी स्टैंड्स फॉर परसेप्शन एंड आर स्टैंड्स फॉर रेपुटेशन। तो आप परसेप्शन और रेपुटेशन दोनों को आप बिल्ड करते हैं और मैनेज करते हैं। आज पीआर का रोल यही है सर, और कोई रोल नहीं है। और सही कम्युनिकेशन से करते हैं। अगर आप सच जी। बोलेंगे तभी आपकी इमेज बनेगी सर, बस सीधी सादी बात है। आज पीआर स्टैंड्स फॉर परसेप्शन एंड रेपुटेशन। अच्छा, ब्रांड की विश्वसनीयता और व्यक्ति की विश्वसनीयता, इन दोनों में क्या फर्क देखते हैं आप? ये एक सर दूसरे के पूरक हैं। सर बिल्कुल पूरक है सर। व्यक्ति की विश्वसनीयता और बैंक की विश्वसनीयता सर, ये दोनों जुड़ी हुई हैं। अगर आप जी। व्यक्ति पे विश्वास करते हैं तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे विश्वास करेंगे, क्योंकि वो जो भी कह रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सत्य कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। और ये फैक्ट है सर। मैं ये बात मानता हूँ कि मैंने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया उसके बारे में कभी कोई गलत बात लोगों में नहीं फैलाई, ना लोगों से सुनी। और अगर कोई गलत बात सुनी तो उसको मैंने ठीक करने की कोशिश की कि नहीं ये नहीं, इस तरह से है, ये इस तरह से होगा। सो ये बहुत ज़रूरी होता है आपको। अव्वल तो सुनी नहीं मैंने, लेकिन अगर जी। सुनूंगा तो मैं यही कहूंगा कि इसको ठीक कैसे किया जाए। और मैं ये बात मान के चलता हूँ कि अगर आप पीआर में हैं तो आपका फर्ज बनता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से गाइड करना, अगर आप पीआर में हैं। सर, आपने इतने सारे क्षेत्रों में काम किया, कई तरह के निर्णय भी लेने पड़े आपको। जी सबसे कठिन और भावनात्मक निर्णय आपको अपने जीवन में कौन सा लगा? बैंक की नौकरी छोड़ने का अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट वो एक था। जी जी। और बैंक की नौकरी ज्वाइन करने का, अच्छा, वो भी बहुत दोनों निर्णय। महत्वपूर्ण। क्योंकि मैं बैंक में जाना नहीं चाहता था, मुझे जाना पड़ा। बैंक की नौकरी छोड़ना चाहता था क्योंकि मेरे को कुछ और करना था। लेकिन ये था कि हाँ, जो मैं निर्णय ले रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने बैंक से रिज़ाइन किया तो मेरे घर में बहुत फ़ोन आए मेरे कोलीग्स के, मेरी मिसेस के पास कि भाभी सुरेश ने बैंक क्यों छोड़ा, ऐसा क्या होने वाला है, क्या रीज़न है, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो गई बैंक के अंदर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई उसको। तो मेरी वाइफ ने कहा भी दोस्त आपके, आप उनसे पूछो, ये तो वो आपको बता सकते हैं उन्होंने बैंक क्यों छोड़ा। ये दोनों निर्णय, क्योंकि बैंक में नौकरी करने का निर्णय मेरा नहीं था। ये कहीं मैं शायद स्कूल में पढ़ रहा था तो मैंने बैंक का एग्ज़ाम दे दिया था। और कहते हैं कि जब एक राह चुननी थी तो दो राह खुली थी। उस वक्त टॉस का ज़माना नहीं था कि टॉस कर लो, और जो राह सामने आई उसको पकड़ लिया, चल पड़े। लेकिन मैंने फिर भी उस राह में जाके अपनी राह नहीं छोड़ी, और बैंक के साथ साथ थिएटर को भी कामयाब रखा। तो बिल्कुल। ये मैंने ज़रूर किया। सर, कहीं आपने लिखा है, एक फिल्मी पंक्ति आपने कहीं लिखी है, जी मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये जी जो पंक्ति है, उसका आपके जी जीवन में क्या मायने रखती है ये पंक्ति? सर, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए मेरे साथ ज़िंदगी में। मतलब वो मैं ही जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और विश्वास किया मैं आज में जीता हूँ, मुझे आज में जीना है।
कल क्या होगा मैं नहीं जानता सर, क्योंकि कल मैंने देखा नहीं है, शाम मैंने नहीं देखी, कल मैंने देखा नहीं, कल जो बीत गया वो मैंने देखा है, और उसमें मैं कैसे जिया हूँ और कैसे उससे लड़ के आगे निकला हूँ, आज जहाँ पहुँचा हूँ, वो मुझे एक रास्ता बनाता है कि मुझे आज कैसे जीना है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़िंदगी का साथ मैंने निभाया है। जो क्षण मुझे ज़िंदगी में मिले, मैंने उन क्षणों का भरपूर उपयोग किया। जो मौके मिले, मैंने उन मौकों का हमेशा उनको उठाया और आगे बढ़ता चला गया। तो मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया वेरी गुड, और हर बहुत फ़िक्र सुंदर। को धुएँ में नहीं उड़ाया, क्योंकि धुआँ मैं करता नहीं था। तो हर फ़िक्र को मैं हँसी में उड़ाता चला गया, बस। ये मेरी ज़िंदगी है सर। सर बिकॉज़ जीवन आई के, लॉस्ट माय जी, बिल्कुल, अ, जीवन आई के लॉस्ट अगले माय 10 साल आपके पास हैं। जी, आपको 10 साल दिए कि भई ये आपके जी, पास है और आपको कुछ करना है। क्या जी। करना चाहेंगे? थिएटर करना चाहेंगे? पीआर करना चाहेंगे? बैंक की सेवा में जाना चाहेंगे? अध्यापन करना चाहेंगे? तो आज के दौर में जीवन के जिस मोड़ पर हैं आप, तो अगले 10 साल का जो आपका टारगेट, मिशन, विज़न, अपन कुछ भी नाम दें इसको, वो क्या होगा आपके साथ? सर सर वो मिशन तो मेरा मिशन तो एक है जो सर जी, मेरा जो बताइए। मिशन जो मेरा मिशन है, वो मेरा मिशन अपने आप से है। वो मैं पब्लिक कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मिशन है जो मेरा एक सपना है। और जी, वो सपना, कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु, जो हम करना चाहते हैं वो हम करते हैं, पर होता वो है जो आप चाहते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। ऐसा कैसे हो कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तो तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, तो वो हो जाएगा जो तुम चाहते हो। तो इस बात को मैंने अपने तरीके से समझा कि भगवान कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं। उपासक हूँ, गीता को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और उसको समझने की कोशिश करता हूँ और उसको अपने हुँ, हुँ। जीवन में उतारने की भी कोशिश करता हूँ। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका जो लक्ष्य है, आपने आपने लक्ष्य सोचा कि भाई मेरा ये लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य पूरा होगा ये सोचना भगवान का काम है। तो मैं भगवान से बोल देता हूँ कि प्रभु, ये लक्ष्य सोच रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, बस मुझे ये बता दीजिए। आप अगर सोचते हैं तो मेरा ये लक्ष्य आपके आशीर्वाद से पूरा हो, और अगर आप सोचते हैं कि ये लक्ष्य पूरा नहीं हो तो मेरे को कोई समस्या नहीं है। मैं ज़िंदगी को अपने तरीके से जीता रहूँगा, मेरा लक्ष्य जो है, जी, लेकिन मैं कभी नहीं सोचूँगा कि कभी मुझे अफ़सोस नहीं होगा कि मैं इस लक्ष्य को नहीं पा पाया। मैं कभी नहीं जी, सोचूँगा इस बारे में। सो मेरा जो भी लक्ष्य है, जो मेरा मेरी चाह है, ये एक मेरे अंदर एक सपना है अभी। एक कहते हैं ना, बचपन मेरा जी रहा है अभी। तो जी, ब्लॉग्स तो मैं लिखूँ जब तक ज़िंदा हूँ, आखिरी दम तक ब्लॉग्स लिखूँगा जब तक मैं लिख सकता हूँ। ब्लॉग्स हुँ, हुँ, लिखना हुँ। नहीं छोड़ूँगा, चाहे कितने भी हो जाएँ। मुझे कल का नहीं पता कि मैं कल जीवित रहूँ या ना रहूँ। मुझे किसी को भी आज नहीं का पता है पता है, वो। आज का इस पल का जी, पता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस पल के हुँ, हुँ, बाद क्या होगा मुझे वो भी नहीं पता है। तो मैं सही ये बात बात मान के चलता हूँ कि मैं आज के इस पल में जी रहा हूँ और इस पल में जो मैं कर सकता हूँ वो पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। है। जी, प्लानिंग्स हमेशा फ्यूचर की होती हैं सर, मैं तो ये बात मान के चलता हूँ। तो बिल्कुल, मेरे मन बिल्कुल। में बस हमारी एक ख्वाब है। शुभकामनाएँ हैं कि आपकी यात्रा ऐसे ही चलती रहे। लेकिन जी, अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन्स हैं। जी, आपके मन में जो तुरंत जवाब आए वो हमें दीजिएगा आप, है ना? तो कुछ सवाल ठीक, हैं तो उससे आपके व्यक्तित्व के और भी डायमेंशंस हैं वो हमारे सामने खुल कर के आएँगे। जी। जीवन में पहली कमाई कितनी हुई और कहाँ खर्च की आपने? सर, पहली कमाई मेरी हुई थी ₹563, जी। ₹563, और वो मैंने कपड़े खरीदने और जूते खरीदने पे खर्च की थी। अच्छा, अच्छा। जी, पीआर के लिए उसके आपकी, जी, पीआर के लिए आपकी एक शब्द में परिभाषा। पीआर का मतलब प्यार। वाह, वाह! वाह, वाह! प्यार बाँटते चलो, बस और कुछ नहीं। ऐसी कोई चीज़ जो आज आज भी आप सीखना चाहते हैं, इतना कुछ करने के बाद भी? स्विमिंग। अच्छा, अच्छा। आपकी फ़ेवरेट चाय, कटिंग टी या मैं ग्रीन टी या और कोई? जी, मैं चाय अपनी सुबह बनाता हूँ। मेरी चाय पीने के लिए मैं बहुत आनंद से चाय बनाता हूँ और करीब 15 मिनट लगते हैं मुझे चाय बनाने में, और सुबह जी। की पहली चाय मैं खुद ही बनाता हूँ अपने हाथ से। मैं और मेरी वाइफ़ उस चाय को मिल के पीते हैं। और अच्छा, उस अच्छा। चाय में प्यार होता है
और साथ में कुछ मसालों का यार होता है, तो वो प्यार और यार वाली चाय होती है सर। वाह वाह, बहुत सुंदर। आपके लिखने का समय सुबह का लिखने सन्नाटा या रात की खामोशी? मेरा लिखने का समय सर कोई भी हो सकता है। अच्छा कविता अच्छा। मैं रात को लिखता हूँ, कविता मैं हमेशा रात को लिखता हूँ या सुबह सुबह लिखता हूँ, क्योंकि दिमाग में फ्रेश विचार, मैं हर शनिवार को एक कविता नई मेरी मैं छापने की कोशिश करता हूँ। तो आज रात को मैं सोचूंगा मुझे किस विषय पे कविता, और विषय मुझे ना बातों बातों में मिल जाते हैं। जैसे अब जी आपसे बात करते हुए मुझे लग रहा है कि मैं खुश हूँ, आपको इंटरव्यू जी देते हुए मैं खुश हूँ, तो मेरे मन में विचार आया कि मेरी अगली कविता का शीर्षक होगा मैं खुश हूँ। तो आज रात जी। को बैठ के कविता पे काम करूंगा, कल सुबह आपको प्रस्तुत कर दूंगा। तो बहुत सुंदर। कविता मैं रात और सुबह अर्ली मॉर्निंग लिखता हूँ। सर ब्लॉग का जो सोशल है, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं। जी ये सोशल मीडिया पे जो आपकी सक्रियता है, जी, आपके लिए पैशन है या प्रोफेशनल ड्यूटी, क्या महसूस करते हैं आप? ये सब मेरा पैशन है सर, ये मेरा पैशन है। जी। आप ये थिएटर से इतना जुड़े रहे, जी किसमें आनंद की अनुभूति हुई, डायरेक्शन, एक्टिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग? सर, तीनों में। मैं आपको जी 1987 की बात है सर, मैं आपको कुछ साल पहले ले जाऊंगा इस बात के ऊपर, थोड़ी लंबी बात है। एक नॉवल था मित्रों मरजानी बाय कृष्णा सोपती। जी। कृष्णा सोपती जी का नॉवल था मित्रों मरजानी। मेरा मन था कि मैं मित्रों मरजानी पे नाटक करूं, हम्म। और उसका नाटक कहीं उपलब्ध नहीं था। एनएसडी में चेक किया तो एनएसडी वाले बोले एक स्क्रिप्ट थी वो हमारे लाइब्रेरी में, वो अवेलेबल नहीं है, तो अब हमें खुद काम करना है। अमृतसर के दिनों की बात है, मेरे साथ एक लड़का था, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। मैंने उसको कहा बेटा चल हम मिलकर इस नॉवल पे काम करते हैं, कुछ मैं लिखूंगा कुछ तुम लिखोगे। हमने मिल के उस स्क्रिप्ट पे काम किया और उस नाटक को तैयार किया, और नाटक पूरा मित्रों मरजानी हमने लिख लिया। और लिखने के बाद हमने कहा कि भाई अब कृष्णा सोपती से परमिशन लेनी पड़ेगी, नाटक उनका, नॉवल उनका है। तो उनका नंबर हमने कहीं से कनेक्ट किया, नंबर लिया, उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा आपको जब तक मुझे स्क्रिप्ट नहीं दिखाएंगे आप, मैं आपको नाटक करने के लिए अनुमति नहीं दूंगी, और मैं 3000 रुपये चार्ज करूंगी आपसे इस नाटक को करने के, कोई मेरी रॉयल्टी है उसकी। हमने कहा ठीक है मैम आप ले लीजिएगा। मैंने अपने दोस्त को दिल्ली भेजा, मैं तो दिल्ली जा, कृष्णा सोपती जी से मेल, उनको नाटक दिखा, और टाइम लेके जाना 1-2 दिन का। बेटर करो तुम शनिवार जाओ जिससे इतवार को वापस आ सको। वो शनिवार निकला, वो भी बैंक में काम करता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो वो दिल्ली गया, उनको जाके मिला, उनको स्क्रिप्ट दिखाई, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, और उन्होंने कहा कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि ये स्क्रिप्ट एक बैंकर ने लिखी है, इतनी सुंदर स्क्रिप्ट, और मैं आपको परमिशन देती हूँ कि आप ये नाटक करो। तो बकायदा उन्होंने लिखित रूप में हमें नाटक करने की परमिशन दी। और मैंने बहुत स्क्रिप्ट्स लिखी हैं सर, बहुत कहानियाँ लिखी हैं, बहुत खेल खेले हैं। एक ज़माना था जब दूरदर्शन में DD2 शुरू हुआ था, DD मेट्रो। उस वक्त जी टेली फिल्में बनती थी, टेली फिल्में, और जी। टेली फिल्में बनती थी, 30 मिनट की टेली फिल्में बनती थी, 30 मिनट की या 45 मिनट की। उस वक्त उनकी उन दिनों शायद कुछ ऐसा था कि अगर आप उसको 60 मिनट्स का बनाना चाहते हैं तो उसका स्टार्ट भी सेम रहेगा, एंड भी सेम रहेगा, बीच पे आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो प्रोड्यूसर्स थे, वो कहते थे गौर साहब यार आप बीच में स्क्रिप्ट आप लिख के इसको, इसके एंगल्स डिफरेंट खोल दो। तो मैंने ऐसे बहुत से प्यारे दोस्तों के लिए मैंने स्क्रिप्ट्स भी लिखी, उनके उनके टेली फिल्मों की स्क्रिप्ट को मैंने बीच में से बढ़ाया भी। तो और मैंने इस तरह से एक 104 एपिसोड का सीरियल भी लिखा था, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, और वो बहुत ही, उसकी मैंने सिर्फ स्टोरी लाइन लिखी थी, स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, 104 एपिसोड की। और हमारे एक प्रोड्यूसर थे मित्र सिंह आशना जी, उनके लिए मैंने ये काम किया था। और अब पति पर नजर रखो, यस याद आ गया नाम, पति पर नजर रखो, एक कॉमेडी थी, और उसके लिए मैंने उसकी पूरी स्टोरी लाइन लिखी थी, 104 एपिसोड की। सर दिल्ली तो में आप मुझे पले बड़े, जी, और आपका ज्यादातर समय दिल्ली में बीता। दिल्ली की जी कौन सी गलियां आपको आज भी बुलाती प्रतीत होती हैं? कनॉट प्लेस, चांदनी चौक की गलियां, कहाँ आप अभी भी कहीं एक आनंद की अनुभूति महसूस करते हैं? सर, हमेशा कनॉट प्लेस। जी कनॉट प्लेस मेरा मोस्ट फेवरेट है, उसकी हर दुकान, उसका हर चौबारा, हर पायदान मेरा जाना हुआ है। मतलब मैं कनॉट प्लेस में आंख बंद करके घूम सकता हूँ, हर ब्लॉक के अंदर, ए ब्लॉक से लेके मैं पूरा इसका चक्कर लगा सकता हूँ, और मुझे पता ही कौन सी दुकान कहाँ पर है। आज भी वो लोग नहीं, मतलब मेरे लिए वो दुकानें नहीं बदली। कई लोगों से दोस्ती हो गई, अभी भी मेरे जो दोस्त हैं उनकी कनॉट प्लेस में दुकानें हैं, और बहुत उनके, मतलब अभी भी उनके, जहाँ मैं जाता हूँ बैठता हूँ, स्पेशली चाय पीने जाता हूँ, भी आ रहा हूँ आज कनॉट प्लेस।
हमारे एक बहुत प्यारे मित्र हैं महेश खन्ना जी, वो चाणक्य सिनेमा के मालिक हुआ करते थे, किसी नाम चाणक्य सिनेमा था दिल्ली में, और उनका एक ज्वेलरी शॉप थी कनॉट प्लेस में। तो हमेशा मैं उनको मिलने जाता हूँ जब भी, तो मुझे पता है कि मुझे कनॉट प्लेस जाना है, एनी टाइम आई एम रेडी टू गो टू कनॉट प्लेस। और मेरा दूसरा पंडारा रोड, मैं जब भी कभी शाहजहां रोड से गुजरता हूँ तो गाड़ी पंडारा रोड में जरूर मोड़ता हूँ और अपने घर के आगे जरूर रोकता हूँ जहाँ मैंने बचपन बिताया है। 2 मिनट उस घर को देखता हूँ और गाड़ी सीधी लेके निकल के अपने आगे चला जाता हूँ। ये मेरी वाइफ को भी पता है। और जब दुर्गा पूजा होती है हर साल, तो पंडारा रोड की दुर्गा पूजा देखने में जरूर जाता हूँ। तो कुछ जगहें हैं जो आज भी मुझे नहीं भूलती। सर, स्कूल कॉलेज का कोई ऐसा सीक्रेट टैलेंट जो बहुत कम लोग जानते हैं? नहीं सर, ऐसा स्कूल कॉलेज का कोई सीक्रेट नहीं सर मेरा। अच्छा, नहीं किया? नहीं सर, स्कूल कॉलेज में सीक्रेट होते ही नहीं थे ना सर। दोस्त बनते थे, दोस्त बिछड़ जाते थे। कॉलेज स्कूल में हमारा बॉयज स्कूल था, गर्ल्स तो थी नहीं, तो स्कूल की बात ही छोड़ दीजिए। कॉलेज में आपके साथ कोएड कॉलेज था, गर्ल्स भी थी, लेकिन सब कॉलेज के दोस्त थे। वो दोस्ती कॉलेज तक रही और उसके बाद मैं जब दिल्ली छोड़ गया तो दिल्ली में मुड़ के देखा नहीं मैंने। दिल्ली आता था 1-2 दिन के लिए आता था, तो मेरे मामा जी थे, डीसीएम स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनको मिलने, उनको घर रहा करते थे क्योंकि दिल्ली में घर भी नहीं था। तो मामा जी के साथ रहते थे 1-2 दिन और वापस चले जाते थे। तो इस तरह से स्कूल कॉलेज की कोई मेरे को वो याददाश्त नहीं है। अब सर, आपने इतना थिएटर किया, इतने नाटकों में सहभागिता की, कोई ऐसी कभी गलती मंच पे हुई हो जो आज करती हो, है ना? कभी डायलॉग भूल गए हो, बहुत होता है ना, पीछे से प्रॉम्प्टिंग हो रही है, भूल गए। हाँ जी, बताइए। 1981 पहला नाटक हत्याकार की जालंधर में मैं गॉडसे का कैरेक्टर निभा रहा था, सरकारी वकील का, जो गॉडसे भी है। और मेरे मूछें थी और मूछें चिपकी हुई थी और मैं बहुत इंटेंस सीन चल रहा था, लास्ट सीन था प्ले का, और अचानक मेरी मूछ निकल के लटक जाती है, एक तरफ मूछ लटक गई और मैं ऑडियंस को देख रहा हूँ, मूछ लटक गई। अचानक ऑडियंस में ठहाका, बहुत जोर का ठहाका, और इतना इंटेंस सीन चल रहा था, सीरियस, गांधी को मारने की बात चल रही थी उस सीन में। मतलब वो फैसला लेना था, गांधी को मारना है। तो अब मूछ लटक गई तो सब लोगों का ठास, एवरीबॉडी वाज लाफिंग। और 1 सेकंड को मैंने देखा, कंपोज किया, मैं मुड़ा, मूछ को यूं पकड़ा, वापस लगाया, और फिर उसी तरह से उसी अंदाज में मैंने पलट के डायलॉग डिलीवरी शुरू की। तो पूरा स्टेज, सब हॉल शांत। पहली बार। दूसरी बार मैं कर रहा था नाटक उसकी जात, विजय तेंदुलकर जी का लिखा हुआ, जो एक नाटक था उनका, जाति पूछो साधु की। ये अमृतसर की बात है, अमृतसर का मेरा ये पहला नाटक था, 1985 या 86 की बात है सर। उसमें मैं प्रोफेसर का रोल कर रहा था। तो उसमें एक स्टूडेंट को मुझे चांटा मारना होता है, बब्बन को, स्टेज के ऊपर। सारी क्लास है, डेस्क लगी हुई है, क्लासरूम बना हुआ है और स्टूडेंट्स गाना गा रहे हैं। मैं एंटर करता हूँ तो मैं अपना पढ़ाना शुरू करता हूँ, वो गाना गाना छोड़ते नहीं। तो मैं, वो लड़का बब्बन जो है थोड़ा गुंडा टाइप है, मैं उसको बुलाता हूँ चापड़ा मारने के लिए। तो उसको मैंने कहा, बब्बन मैं सिर्फ ना एक्शन करूंगा, अश्विनी नाम था उसका। मैंने कहा, अश्विनी मैं सिर्फ एक्शन करूंगा और तुम अपने पैर पे हाथ मारना, आवाज आ जाएगी चाटे की। बोला, नहीं सर आप एक्चुअल चाटा मारिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने कहा, भाई रहने दे यार, उस वक्त एक्शन में बताइए कितनी जोर का चाटा लग जाए, पता नहीं लगेगा। बोला, नहीं सर प्लीज आप मुझे चाटा मारिए। हम लोग नाटक के हमेशा 2 शो करा करते थे, तो पहले दिन के शो में चाटा मारा, वो ठीक उसके गाल पे लगा और तगड़ा लगा। तो उसको भी याद रहा कि नाटक में तगड़ा नाटक पर हो गया चाटा। अगले दिन जब नाटक था, अगले दिन वो हल्की सी उसकी खड़े होने की शायद पोजीशन बदल गई, या मेरी पोजीशन बदली, किसकी बदली है पता नहीं। जब मैंने हाथ घुमाया चाटा मारने के लिए, तो मेरा हाथ उसके यहाँ पे लगा, यहाँ पे, और मेरी कलाई यहाँ से मुड़ गई, कलाई मुड़ गई। अब कलाई मुड़ गई तो बहुत पेन, लेकिन अभी नाटक में 10 मिनट बाकी थे। अब चाटा मार के मैं एग्जिट करता हूँ वहां से, जब और दोबारा आके मैं हाथ मिलाता हूँ उसी स्टूडेंट से। तो जब मैं बाहर निकला और बाहर निकल के जब दोबारा, अब मेरे हाथ में पेन पूरी तरह से, तो क्या करूं मैं। अब मैं अंदर, अब दोबारा आनी, मेरी एंट्री होनी है दोबारा। मैं गया, मिनट में सोचा मुझे करना क्या है। मैं गया, वापस आया स्टेज पे, ये हाथ मैंने अपना पीछे कर लिया पीठ पे, और उसने हाथ बढ़ाया अपना मेरे से सेकंड करने को। मैंने उसको कहा, प्रोफेसर हाथ नहीं मिलाया करते, गले लगाया करते हैं, गले लगाया करते हैं। और उसको मैंने गले लगाया और कान में कहा, मेरे हाथ में चोट आ गई है।
और चलिए मैं साहब, ये जो इम्प्रोवाइजेशन की क्षमता किसी कलाकार में है, वो ही जी उसको बचाती है। बिल्कुल। और मैं ये एग्जिट कर गया, फिर अनाउंस, और वो हम ये प्ले कर रहे थे एक हॉस्पिटल के लिए, माता कौला जी हॉस्पिटल था अमृतसर जी में, उसकी डोनेशन के लिए प्ले कर रहे थे। तो वहाँ डॉक्टर्स बहुत सारे थे। तो जब इंटरवल हुआ तो अनाउंसमेंट हुई कि प्लीज बैक स्टेज में डॉक्टर कोई अगर वहाँ पे हैं वो स्टेज पे आ जाएं, और हमारे गौर साहब को देख के प्रॉब्लम हो गई। 4 हमारे हड्डियों के डॉक्टर आ गए, उन्होंने बकायदा मेरे हाथ को खींचा, हाथ को सीधा किया और बहुत कस के रुमाल बांध दिया। और 3 महीने तक मेरा हाथ बुरा बुरा हाल में रहा, लेकिन ये कि 3 महीने बाद मेरा हाथ ठीक हो गया। तो ये 2 जी किस्से मेरे साथ नेचुरल स्टेज पे हुए हैं कि जो आप कुछ कर नहीं अभी सकते तक उसके याद है। अंदर। जी जी। बिल्कुल, जी। कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसकी जीवनी आप लिखना चाहेंगे? सर देवानंद साहब की लिखता, वो पहले ही लिख गए हैं अपनी, तो इस करके, और मेरी नज़र में ऑटोबायोग्राफी तो है है जी। सर, उनके मुकाबले का सेलिब्रिटी मेरी नज़र में कोई नहीं है सर। असली मायने में अगर वो यार राजेश खन्ना साहब, पर राजेश खन्ना जी साहब की ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मैं लिखता तो देव साहब के बारे में लिखता। मेरा मन तो आता है कि मैं कुछ ब्लॉग लिखूं इसके ऊपर, लेकिन पिछले दिनों मैंने हमारी एक प्रोफेसर है नवीना चक्रवर्ती, आप भी जानते होंगे, बिल्कुल कलकत्ता में कलकत्ता एडमास यूनिवर्सिटी कलकत्ता में है। उनकी एक बुक आई है, वो फिल्मोग्राफी के 2 बुक्स आई हैं डिफरेंट। तो एक बुक में तो मैंने फिल्म पीआर पे अपना आर्टिकल चैप्टर दिया है, और एक बुक के अंदर मैंने सत्यजीत रे की फिल्म टेक्नोलॉजी पे, उनकी लास्ट ट्रायोलॉजी पे मैंने अपना एक चैप्टर लिख के दिया है। और उसका किस्सा भी ऐसे हुआ कि मैं सत्यजीत रे जी के साथ करीब 15 दिन रहा, तो मुझे मौका मिला उनको समझने का। और मेरे निर्देशन में हमेशा सत्यजीत रे साहब की वो रही है झलक। मैंने हमेशा जी उनको फॉलो किया है अपने नाटकों में, निर्देशन में, कि किस तरह से वो स्क्रिप्ट के ऊपर पूरा काम करते थे। हर डायलॉग के आगे पूरी मूवमेंट्स बनाया करते थे कि कहाँ से एक्टर आएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ खड़ा होगा, कहाँ से बोलेगा। उनकी स्क्रिप्ट में सारे ग्राफ बने होते थे। तो मैं आज भी उसको कॉपी करता हूँ प्ले डायरेक्ट करते हुए। तो मेरी स्क्रिप्ट जो मुझे होती है लगता है कोई भी ढंग डायरेक्टर कर सकता है। बहुत सारे संस्करण आपके पास हैं। जी आपने पीआर के क्षेत्र में काम किया और अध्यापन भी किया। 2 विकल्प आपके सामने हैं, 2 ऑप्शंस हैं। एक अखबार में छपी हुई खबर और एक विद्यार्थियों से मिली हुई तालियां किसी बेहतरीन वक्तव्य के लिए। किसमें ज्यादा आनंद की अनुभूति आप करेंगे? सर, मैं तो एक्टर हूँ, ऑडियंस तालियां बजाएगी तो उससे खुशी ज्यादा मुझे नहीं मिलती है। जी जी अखबार तो जी जो कहेगा कहेगा, क्योंकि अखबार में रिक्वेस्ट करके भी करवाया जा सकता है। लेकिन ये है कि जी जो सामने सामने स्टूडेंट्स, और मैं आज भी सर फक्र से एक बात कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स आज भी मुझे ये कहते हैं जिनको मैंने पढ़ाया कि सर इन ट्रू सेंस यू आर ए टीचर ऑफ पीआर। आपने जो जी पीआर पढ़ा दिया सर, हम किसी और से पढ़ ही नहीं सकते थे। आज भी सर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वाईएमसीए के, वो मुझे उनके मैसेजेस आते हैं, कहते हैं सर मैं आपके, हम तो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हैं सर, क्योंकि आप जी जो सिखा गए सर वो हमें किसी ने नहीं सिखाया। क्योंकि सर मैंने किताबों से नहीं पढ़ा है, जी मैंने जी उन्हें जिंदगी से पढ़ा है। जो हम्म, जिंदगी में पीआर किया, जो जो क्राइसिस मैनेजमेंट, मैंने ऐसे ऐसे क्राइसिस मैनेज किए हैं सर, मैं यहाँ बता नहीं सकता ऑन द रिकॉर्ड। जी जो जी क्राइसिस ऐसे ऐसे थे कि मतलब, और मेरे चेयरमैन से मेरे लिए क्या क्या कहा है वो मेरे को पता है। जी। आप ये लगाइए। सर, तो सोशल वेरी मीडिया का प्राउड। जैसा आपने कहा कि पैशन है आपको, जी मुझे आप पैशन है सर। मोबाइल से कितने समय तक दूर रह सकते हैं? सर मैं मोबाइल से दूर इसलिए रह सकती सर, मेरी लाइफ लाइन है सर। मैं मोबाइल तो जीवन का सर अविभाज्य हिस्सा है सर मतलब। सर मोबाइल मेरी लाइफ लाइन है। आप जी विश्वास जी करेंगे, मेरा हर ब्लॉग पहले मोबाइल पे लिखता हूँ मैं, हम्म, और मेरी हर कविता पहले मोबाइल पे होती है, उसके बाद वो कंप्यूटर पे जाती है। जब तक मैं जी मोबाइल पे सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तब तक वो कंप्यूटर पे जाएगी नहीं, क्योंकि आइडियाज आते रहते हैं। वो मोबाइल फॉरन नोट पैड निकाला, ऐड कर लिया। वाइफ कहती है आप करते क्या रहते हो, मैंने कहा देख लो भाई क्या करता रहता हूँ। मैं कोई फेसबुक थोड़ी खोले बैठा हूँ, ना कोई ट्विटर थोड़ी। वो एक बार सुबह खोलता हूँ, गुड मॉर्निंग मैसेज डालना है, और उसके बाद शाम को देखता हूँ भाई किसी का कोई आया है कमेंट तो देख लो, बस। बाकी दिन मैं सिर्फ नोट पैड पे, जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं खाली हूँ, या मैं किताब पढ़ता हूँ या मैं मोबाइल पे अपना नोट पैड काम करता हूँ। तो फोन मेरे हमेशा साथ रहता है सर। अभी भी फोन मेरा साथ में है, उस पर मैसेजेस आ रहे हैं, मैं देखता जा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इस फोन पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी सर, आपके पास एक टाइम मशीन आए, आप जी भूतकाल में जाना चाहेंगे कि भविष्य काल में जाना चाहेंगे? सर, मैं आज में रहना चाहूंगा। अच्छा, आज में रहना चाहेंगे। नो बहुत भविष्य, सुंदर। भविष्य सर, नहीं आपके सर। जीवन पर एक बायोपिक बने, जी कौन से कलाकार से उम्मीद करेंगे
नसरुद्दीन शाह है, मनोज वाजपेयी है, जो भी हैं आज के कलाकार, कि आपके उस बायोपिक में आपका जो चरित्र है उसका निर्वाह वो करें? सर मेरा चरित्र सर वो एक एक्टर है सर, रघुबीर यादव। जी जी। उस एक्टर में बहुत जान है सर। मतलब मैं उस एक्टर की दिल से मैं उसकी तारीफ करता हूँ। ही इज ए वेरी, कहते ना, मैं क्या कहूँ, वो उसमें इतनी डायमेंशंस हैं उस एक्टर के अंदर। तो मनोज वाजपेयी अब कमर्शलाइज हो गए हैं, रघुबीर यादव आज भी कमर्शलाइज नहीं हुआ है जी। एक या दिन मैं के लिए कहूँ, आप बताइए बताइए, कुछ कह या रहे हैं आप? कहूँगा या दूसरा है सौरभ शुक्ला। अच्छा अच्छा अच्छा। ही इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर। जी। मेरी नज़र में ये दो एक्टर ऐसे हैं जिनमें जिनमें मतलब ट्रेमेंडस वो है, जी। कैपेसिटी है किसी भी रोल को करने अच्छा। की। और एक नया एक्टर अभी मेरी नज़र में आए हैं, कुमुद मिश्रा। जी आपने शायद नाम सुना होगा, वो भी एनएसडी ग्रेजुएट है, 94 बैच के हैं। और जी। आज के जी मेरे स्पीकर जो हैं एफबी लाइव के, वो भी 85 बैच के हैं और बहुत सीनियर, 40 साल हो गए उन्हें एनएसडी से पास आउट हुए, जो आज जो आ रहे हैं। तो ये तीन लोग मैं समझता हूँ कि यस, रघुबीर यादव तो 100% इंसाफ कर सकता है मेरे कैरेक्टर के साथ। सर, एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, पहला काम क्या करेंगे आप? सर लोगों को पीआर सिखाऊंगा सर। अच्छा, पीआर के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे आप? पीआर नहीं सर, जी जी। हर एक को पीआर की जरूरत है सर। मैं ये जानता हूँ, आज पीआर के बिना आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। पीआर उनके लिए, पीआर क्या है सर? देखिए, जो मैंने पहला कहा, प्यार, पीआर से प्यार सिखाऊंगा कि प्यार करना सीखो। किससे प्यार करना है? देश से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, जिन लोगों के साथ रहते हो उनसे प्यार करो। अगर आप प्यार करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, नफरत से तो आप जीत नहीं सकते, सीधी साधी बात है। चलिए तो मैं गौर साहब, अगर एक आपकी दिन जो का, ये, जी हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? अगर एक दिन की मुझे ऑफर मिलती है तो मैं लोगों को कहूंगा, भाई सिर्फ प्यार करना सीखो, आपका पीआर अपने आप हो जाएगा, सीधी, और ये जो कुछ आपकी नहीं भावना करना। है कि ये जो प्यार की खुशबू देश के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, ये जो जी भाव है जी जीवन में, जी। ये बना रहे। और जिस तरह से आप अलग अलग मंचों से, चाहे अपने डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं, थिएटर के माध्यम से कर रहे हैं, कला के माध्यम से कर रहे हैं, नानाविध तरीकों से आपने ये कोशिश की है। सर मेरा ये मानना है कि चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए मेरी क्षमता ने मुझे मजबूत बनाया है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के मेरी मदद की है। मैं ये मान के चलता हूँ सर। और पीआर गुरु कहलाना तक के जो सफर है, इस उपाधि को मैं अपनी सफलताओं में परिभाषित कर सकता हूँ। पहला तो मेरे लक्ष्यों की प्राप्ति। मैंने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित किया उसे गुरु कृपा से पूरा किया। दूसरा, मेरी लक्ष्य प्राप्ति से मिली आत्मसंतुष्टि और खुशी। तीसरा, आज तक के जीवन में मेरी जो भी उपलब्धियां रही हैं, जिनके कारण आज मैं आप जैसी महान व्यक्तित्व के पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे रहा हूं। चौथा, पीआर के क्षेत्र में पीआर गुरु के रूप में मान्यता। और पांचवा, मेरा आत्मविकास, जिसमें मैंने अपने नाट्य कौशल, ब्लॉग लेखन, कविता लेखन और अपने पीआर के ज्ञान को निरंतर बढ़ाया और अपने अनुभव को लोगों के साथ 100 से अधिक नाटकों, 14 किताबों, 203 ब्लॉग्स और करीब 15 कविताओं के माध्यम से साझा किया। ये मेरी उपलब्धि है सर आज तक पीआर की दुनिया की। जब मैं इसमें आया क्षेत्र में, तो जो कुछ भी मैंने लक्ष्य निर्धारित किए, और लक्ष्य, जैसे मेरा लक्ष्य था कि मुझे नेक्स्ट अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है 200 ब्लॉक्स का, तो वो ये लक्ष्य निर्धारित था, वो पूरा हो गया। अब एक और लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, लेकिन उस लक्ष्य को मैंने अभी अपने तक रखा हुआ है, किसी से साझा नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे है कि मैंने प्रभु पे छोड़ा हुआ है। अगर हो गया तो प्रभु का धन्यवाद, नहीं हुआ तो भी प्रभु का धन्यवाद। ये यात्रा इसी तरह से अनवरत जारी रहे। आपने आज समय दिया, अपने जीवन के बहुत सारे कहे अनकहे पक्षों पर बातचीत की। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये संवाद पसंद आएगा। उनसे हमारी अपेक्षा है कि यूट्यूब कमेंट बॉक्स में वो अपनी टिप्पणियों से हमें बताएं कि ये संवाद आपको किस तरह का लगा और आप क्या और कुछ जानना चाहते हैं। भाई सुरेश जी लगातार इन माध्यमों से जुड़े हुए हैं, वो भी आपको जवाब देंगे और हम भी उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय थैंक यू भारत। सर।
जय हिंद, जय भारत।